नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में बेसिक रूप से यहाँ पे जानेंगे। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं वो जानेंगे और साथ में उसमें काम कैसे करते हैं। जैसे कि हम अभी बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में विंडोज़ 11 चल रहा है। तो विंडोज़ 11 में हम काम कैसे करेंगे, इसके पहले के जो वर्जन है वो कैसे थे, कब लॉन्च हुए थे, सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे हम बात करेंगे कंप्लीट रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले हम जान लेते हैं, ताकि आपके मन में एक उत्सुकता बनी रहे कि हम क्या क्या कंप्लीट कर सकते हैं इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। जब पढ़ रहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में बेसिक चीज़ जानेंगे। साथ में हम जो है हमारा मुख्य फोकस जो रहेगा विंडोज़ के ऊपर रहेगा, नहीं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इसके बाद हम बात जानेंगे बेसिक ऑपरेशंस क्या है, जैसे कि कंप्यूटर स्टार्ट करना, लॉगिन करना, लॉग ऑफ करना, हाइबरनेट, शटडाउन, ये सारी चीज़ हम जानेंगे। इसके बाद हम डेस्कटॉप को जो है कस्टमाइज़ करना देखेंगे। डेस्कटॉप का मतलब होता है कंप्यूटर ऑन करने के बाद जो सबसे पहले विंडो डिस्प्ले होती है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं, और उसी को कॉन्फ़िगर करना या उसको कस्टमाइज़ करना देखेंगे। जैसे कि उसका बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं, उसको में स्क्रीन सेवर कैसे लाते हैं, और उसकी थीम को कैसे मैनेज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डेट एंड टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, टास्क बार को मैनेज करना देखेंगे। इसके बाद हम फाइल और फोल्डर्स में काम करना देखेंगे, क्रिएट, कॉपी, रीनेम, मूव, और इसके अलावा डिलीट करना देखेंगे। शॉर्टकट्स क्या होते हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं। साथ में हम रिसाइकल बिन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो है विंडोज़ के अंतर्गत जो एसेसरीज़ होती है, यानी कि जैसे कि हमारी मोबाइल की एसेसरीज़ होती है, वैसे विंडोज़ के अंतर्गत कुछ सहायक चीज़ें होती है जो कि काम करने में आसान बनाती है। जैसे कि पिक्चर से रिलेटेड काम, पेंट ब्रश, इसके अलावा नोट पैड है, वर्ड पैड है, मीडिया प्लेयर है, कैलकुलेटर है, गेम्स है, मैथ्स इनपुट पैनल, ये सारी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा लैंग्वेज की सेटिंग हम देखेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। हिंदी रेमिंगटन गैल जो है उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद जो है कंट्रोल पैनल के बारे में जब बात करेंगे, कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंप्यूटर का मेन जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके अंतर्गत जो है सारी चीज़ें कंट्रोल पैनल में ही रखी जाती है। और यहाँ पे हम देखेंगे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, डिवाइस को इंस्टॉल करना और उसको रिमूव करना, फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करना और उसको हटाना। इसके बाद हम जो है कंप्यूटर को इन्हेंस, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना देखेंगे। जैसे कि जो टेम्परेरी फाइल होती है, डिस्क क्लीनअप वगैरह और डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से पढ़ने वाले। इसके बाद हम विंडोज़ अपडेट क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसके अलावा प्रोटेक्ट कंप्यूटर यानी कि विंडोज़ डिफेंडर के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो में। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, तो बेसिक रूप से हमको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। तो क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ आप समझ गए। यहाँ पे आपको पता होगा कि इस कंप्लीट वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो कि हम देख सकते हैं। जैसे विंडोज़ के अंतर्गत ही अगर इंटरनेट का यूज़ आपको करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो यूजिंग इंटरनेट विंडोज़ के अंतर्गत, तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद www क्या होता है वो चीज़ें हम जानेंगे। URL होता है, सर्च इंजन्स होता है, विकीपीडिया, रीडिंग न्यूज़पेपर, गूगल मैप्स, गूगल एप्स। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि टिकट बुकिंग कैसे करते हैं ऑनलाइन, रेलवे की या अदर कोई चीज़ें, पैन कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। इसके अलावा आप आधार कार्ड से रिलेटेड जो जानकारी है वो आधार कार्ड को डाउनलोड कैसे करेंगे, सारी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कैसे करेंगे। इसके अलावा गैस की बुकिंग कैसे करते हैं, चाहे वो भारत गैस हो, HP गैस हो या इंडेंट हो, कोई भी कंपनी हो, आप बुकिंग कैसे करेंगे उसके संबंध में। हालांकि ये तो जो है अभी वर्तमान में आपको मोबाइल ऐप के थ्रू जो है आसानी से हो जाती है, फिर भी मैं यहाँ आपको ब्राउज़र में दिखाऊंगा। उसके अलावा ई-बुक कैसे डाउनलोड करते हैं। तो ये तो बात हुई हमको क्या क्या पढ़ना है वो हमने जान लिए। तो अब फाइनली हमारा जो है वीडियो स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने के पहले मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, एक जो है फैक्ट यहाँ पे। सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एक ऐसा जो है कंप्लीट रूप से प्रोग्राम्स का जो समूह होता है। यानी कि हम सबसे पहले बात करें प्रोग्राम्स की, तो प्रोग्राम होता क्या है। प्रोग्राम का मतलब होता है जैसे एक निर्देश है, निर्देश को हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन अगर बहुत सारे मिल जाए तो क्या बन जाते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, निर्देश। यानी कि किसी काम को करने के लिए हम कंप्लीट रूप से जो निर्देश देते हैं, एक एक करके जो एक एक डायरेक्शन देते हैं, उनको हम बोलेंगे निर्देश। और निर्देश एक प्रकार से अगर समूह बना ले, यानी कि ग्रुप बना ले, तो ग्रुप को क्या बोलेंगे यहाँ पे,
प्रोग्राम बोलेंगे, ठीक है। और प्रोग्राम अगर कंप्लीट रूप से यहाँ ग्रुप में मिल जाए तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हम सिंपल समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह, और प्रोग्राम होते हैं निर्देशों का समूह, नहीं पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक प्रोग्राम होता है और जहाँ ढेर सारे काम किए जाते हैं उसमें उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर यहाँ अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो जब कंप्यूटर हम खरीद कर लाते हैं तो कंप्यूटर बंद होता है, यानी कि वो चालू नहीं होता, यानी कि उसमें जब उसको चालू करना होता है तो उसको कुछ बेसिक्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को बंद अवस्था से चालू अवस्था यानी कि कार्य करने की स्थिति तक लाने का काम करते हैं वो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसमें सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उसको हम पढ़ेंगे अभी विंडोज़ के बारे में, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसलेटर्स होते हैं, यानी कि हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बदलने का काम करते हैं ट्रांसलेटर, यानी कि असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। इसके अलावा भी कंप्यूटर में कुछ बेसिक ट्रांसलेटर्स होते हैं। अब बात करें कंप्यूटर चालू अवस्था में तो आ गया, परंतु वो काम करेगा कैसे? काम हमारी इच्छा अनुसार अगर हमको करवाना है तो हमको बेसिक कुछ हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार सॉफ्टवेयर डालना होता है, उन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के बारे में हम कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं यहाँ पे। इसके अलावा कुछ अदर्स होते हैं जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, सारी चीज़ हमको एप्लीकेशन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यूटिलिटी की। तो यूटिलिटी क्या होते हैं? कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या फिर कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए समय समय पे उसकी जो अनावश्यक फाइल्स है या वे वायरस से सुरक्षा है या बहुत सारी चीज़ होती है जो कि उसके मेंटेनेंस के लिए उपयोग होती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बात करें, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं आपको यहाँ पे बताऊँ डायग्राम में। तो देखिए यहाँ होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जो मशीन होती है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कुछ यहाँ पे आप देखें तो हार्ड ड्राइव हो गई, इसके अलावा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये क्या होगा? ये हार्डवेयर हो गए, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, हम यूज़र है, ठीक है, पर यूज़र डायरेक्टली काम कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो काम करने योग्य बनाने के लिए बीच में किसकी जरूरत पड़ती है? ऐसे सॉफ्टवेयर की जो कि काम करने योग्य उसको बना सकता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बस से काम चल जाता है कि बिल्कुल नहीं चलता। तो यहाँ पे हमको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एप्लीकेशन भी डालना होता है। तो आप देख सकते हैं यूज़र और हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थता का काम कौन करते हैं, इंटरमीडिएट के रूप में कौन काम करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काम करते हैं, तब कहीं जाकर हम हार्डवेयर जो डिवाइसेस है उनको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें फंक्शंस की, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या क्या करता है? तो मेमोरी को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, प्रोसेसर को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि प्रोसेस जो शेड्यूलिंग होती है, डिवाइस मैनेजमेंट का काम, इसके अलावा फाइल को मैनेज करने का काम फाइल का होती है, आगे विस्तार से जानेंगे। फाइल मतलब होता है डाटा जो कंप्लीट रूप से व्यवस्थित रूप से जहाँ स्टोर होता है, ताकि हम आसानी से उसको बाद में रिट्राइव कर सके, उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस कर सके, तो उसे हम बोलते हैं फाइल्स, है ना। अब फाइल के बारे में एक अलग से वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ, तो फाइल के बारे में आप जाकर पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज के अंतर्गत। इसके अलावा या फिर आप यहाँ आई बटन में जाओगे तो वो उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा। इसके अलावा सिक्योरिटी को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहेंस करना है, एरर बताना है, सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में तालमेल बनाने, सारे काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहाँ होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हमेशा जो होता है हार्ड ड्राइव में होता है। हार्ड ड्राइव मतलब होता है जो हार्ड डिस्क भी हो सकती है या फिर एसएसडी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसएसडी या हार्ड डिस्क दोनों की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन करते ही आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में लोड हो जाता है, यानी कि काम करने योग्य सक्षम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ तो ये चीज़ें हमने जान ली है। अब बात करते हैं देखिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आपके मोबाइल में आप डेली यूज़ कर रहे हैं, तो आपके मोबाइल में आप एंड्रॉयड चलाते हो, तो एंड्रॉयड भी एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आपके मोबाइल को चलने योग्य बनाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रकार का जो कि मोबाइल का है, आप समझ सकते होंगे, ठीक है। लाइनेक्स में इसको डिज़ाइन किया गया है और कुछ अदर ओपन सोर्स के द्वारा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और ये बेसिकली किसके मतलब सिद्धांत पर काम करता है? ये टच स्क्रीन पर काम करता है, स्मार्टफोन या टैबलेट आप बात कर सकते हैं। तो ये सब जो है एंड्रॉयड के बेस पर ही चलते हैं। सबसे पहले रिलीज इसको किया गया था 23 सितंबर 2008 को रिलीज़ किया गया था। और ये अपडेट की जो मेथड, यानी कि आप बार बार देखिए, कभी कभी आपको अपडेट की ज़रूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर अपडेट आप करते हैं तो अपडेट आता होगा, तो किस मेथड पे आता है? OTA। OTA मतलब होता है ओवर द ईयर, ठीक है, ओवर द ईयर
मेथड पर ये अपडेट होता है। डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस की अगर बात करें तो ये GUI है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे आइकॉन बेस्ड पिक्चर बेस्ड काम होता है। मल्टी टच इसमें हम देख सकते हैं। OS की फैमिली यूनिक्स यानी कि लाइनेक्स का कर्नल का जो मॉडिफाइड वर्जन है उसकी अगर बात करें यहाँ पे तो वो देखने को मिलता है। ओरिजिनल ऑथर गूगल है, हवाई है, बाइडू है, एंडी रूबिन और अदर हम देख सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी इसमें यूज़ हुई है, जैसे जावा मुख्य रूप से अगर बात करें यहाँ पे, उसके अलावा पाइथन है, C++ है, XML है, गो असेंबली लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। डेवलपर भी हम इस प्रकार से देखें तो ये जो है ऑथर में ही डेवलपर यहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ वर्जन देख लीजिए यहाँ पे एंड्रॉयड के। तो सबसे पहले देखिए आप देख सकते हैं 2008 में जब लॉन्च किया गया था तो इसका कोई नाम नहीं था। ठीक है, कोड नेम क्या था, कुछ नहीं था। जैसे आप बात करते हैं, अभी बात करें हम, देखिए एंड्रॉयड 11 चलता है तो यहाँ पे आपका कोई नाम देखने को नहीं मिलता। तो ये वर्जन और API लेवल आप देख सकते हैं। ऐसे बढ़ते गए, देखिए आप देखिए जो मिठाई यानी कि देखिए यहाँ पे मीठा कप केक, ये देखिए कप केक का नाम आ गया 2009 में। फिर डोनट आ गया, एक्लेयर आ गया, इसके बाद फ्रोयो आ गया। उसके बाद आप बात करें तो देखिए जिंगर ब्रेड आ गया, हनी कॉम्ब आ गया, आइसक्रीम, सैंडविच, जेलीबीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो आ गया। देखिए एक यह आप देख सकते हैं, सन भी देख सकते हैं इधर साइड किस सन में ये लॉन्च हुए। फिर आप देखिए आपने कहाँ से जो है एंड्रॉयड चलाना शुरू किया, आप बताइए मुझे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप बात करें, देखिए जेली बीन से आपको पता होगा, बाकी उसके पहले के तो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए नॉगट चलाया आपने, ओरियो चलाया, पाई चलाया, एंड्रॉयड 10 आप चलाते होंगे अभी, और एंड्रॉयड 11 भी कुछ लोग चलाते होंगे। कुछ मोबाइल तो ऐसे आ गए, एंड्रॉयड 12 भी उसमें आ चुका है। ठीक है, और भविष्य में जो है सभी जगह एंड्रॉयड 12 हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो है एंड्रॉयड 11 कब लॉन्च हुआ, सितंबर, मतलब 8 सितंबर 2020 को ये लॉन्च हुआ है। एंड्रॉयड वर्जन का नाम है एंड्रॉयड 11। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक अदर ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस की। डॉस मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मुख्य रूप से 1981 में जो IBM PCs होते थे उनके लिए इसको डिज़ाइन किया गया था, और मुख्य रूप से इसका काम होता था डिस्क को मैनेज करना। 86 यानी कि 32 बिट में ये लॉन्च होता था। ठीक है, IBM का मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता था, और इसका वर्जन आप देख सकते हैं 1.12 से लेकर आगे देखें तो 8.0 तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, मैं पढ़कर ही बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए आप वर्जन खुद पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये डॉस का आप देख सकते हैं। डॉस में आप बात करें तो CUI काम होता है। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। कैसे काम करता है ये, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस मोड में काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जब तक आप टाइप नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। और टाइप करने के लिए हमको ज़रूरत होती है यहाँ पर कुछ सेंटेंस की, कुछ लाइंस की या कुछ शब्द की, तो उन शब्द को बोला जाता है यहाँ पर कमांड। ठीक है, और कमांड दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। ठीक है, यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो आप डॉस और लाइनेक्स दोनों का जो वीडियो हमें कंप्लीट रूप से एक वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, यदि ज़रूरत है तो, और नहीं है ज़रूरत तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। यानी कि जब डॉस में काम करने के बाद कठिनाई महसूस हुई तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डॉस भी बनाया गया था, और यहाँ पे विंडोज़ भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। तो विंडोज़ जब लॉन्च किया गया तो कब लॉन्च किया गया, डॉस में फाइनली, यानी कि डॉस को अपग्रेड करके यहाँ पे लॉन्च किया गया। और डॉस कैसा था, डॉस था CUI यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, और विंडोज़ कैसा है, GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे आपको आइकॉन बेस्ड काम होता है। यानी कि आप अभी वर्तमान में बात करें तो ये विंडोज़ अभी चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ से शुरू करते हैं। विंडोज़ का सबसे पहले वर्जन आया था विंडोज़ 1.0, रिलीज़ हुआ था 1985 में। ठीक है, उसके बाद 2.0 आया, 2.1x आया, उसके बाद आप 3.0 की बात करें, 3.1 की बात करें। ठीक है, उसके बाद हम बात करें NT 3.1, 3.2, उसके बाद NT 3.5। फाइनली अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए विंडोज़ 95 के नाम से ये लॉन्च हुआ था 1995 में। ठीक है, ये आप बात करें यहाँ 3.15 के बाद देखिए विंडोज़ 95 लॉन्च हुआ है 95 में। तो यहाँ से हमने चलाना शुरू किए सही रूप में। पर लॉन्च कब हुआ था, शुरू में सबसे 1985 में। उसके बाद ये बढ़ते गया 1996 में देखिए NT 4.0 आ गया, फिर विंडोज़ 95 आया। उसके बाद हम बात करें यहाँ देखिए 2000 आया विंडोज़, फिर ME आया, XP आया, XP प्रोफेशनल आया, उसके बाद विस्टा आया, फिर 7। तो अभी वर्तमान में आप 7 चलाते होंगे, कुछ लोग 8 चलाते हैं। ठीक है, अब 8 और जो 8.1 है ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए, तो या तो आप 7 चलाओगे या तो 10 चलाओगे। अभी वर्तमान में जो है आपका क्या चल रहा है, विंडोज़ 11 चल रहा है, जो कि 2021 यानी कि 5 अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। और अभी वर्तमान में हम इसी में काम करना देखेंगे, क्योंकि जो
भविष्य में हमको काम करना इसी में करना है। तो पुराने वर्जन में हम जो है सबको पता होगा काम करना कैसे होता है, पर हम बात करेंगे विंडोज़ 11 में काम करना, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्सपी के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। कब लॉन्च किया गया था? 24 अगस्त 2001 को लॉन्च किया गया था। और लेटेस्ट जो रिलीज़ है वो इसकी बात करें सर्विस पैक 3, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं अप्रैल 2008। उसके बाद इसकी जो सेवाएं बंद कर दी गई माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। फिर विंडोज़ 7 आए, ये भी जो है देखिए यहाँ बात करें 22 जुलाई 2009 में रिलीज़ हुआ। और कब तक रिलीज़ हुआ ये? फरवरी, मतलब लेटेस्ट जो सर्विस पैक 1 है वो फरवरी 22 यानी 22 फेब को 2011 तक ये जो है सेवाएं यहाँ पे। अभी वर्तमान में विंडोज़ 7 की सेवाएं भी बंद की जा चुकी है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसके बाद विंडोज़ 8 की अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पे 2012 1 अगस्त 2012 को यहाँ पे लॉन्च हुआ। और मतलब जो विंडोज़ 7 है उसको अपग्रेड करके बनाया गया था। उसके बाद इसका सक्सेड अगर देखें तो 2013 में 8.1 देखने को मिला। तो 8.1 ये देख सकते हैं हम, देखिए 8.1 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसकी अगर बात करें देखिए ये जो है 27 अगस्त 2013 को लॉन्च हुआ। और यहाँ ये देखिए इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो 2015 में विंडोज़ 10 देखने को मिलता है। तो विंडोज़ 10 ये आप देख सकते हैं। अभी आप चलाते भी होंगे विंडोज़ 10 को। विंडोज़ 10 में काम कैसे करते हैं ये आपको पता होगा, अभी आप चलाते हैं। तो मैं विंडोज़ 11 में काम करना आपको बताऊंगा। देखिए इस प्रकार से आपका जो है क्या देखने को मिलता है, टास्क बार देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट बटन वगैरह और जो स्टार्ट मेनू है, ठीक। यहाँ देखिए 2015 में ये लॉन्च हुआ। और यहाँ अगर बात करें तो देखिए ये जो अपग्रेडेड वर्जन था 8.1 का था। अब इसका अपग्रेडेड वर्जन देखें तो आपको वर्तमान में विंडोज़ 11 देखने को मिलता है। विंडोज़ 11 में आपको एक चीज़ देखने को मिलती होगी, देखिए यहाँ पे आपका स्टार्ट बटन आती थी, पर अब यहाँ स्टार्ट बटन आती है। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि यहीं स्टार्ट बटन होना चाहिए, इसको हम इधर साइड भी कर सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे आती है। कुछ इस प्रकार इसका स्टार्ट मेनू खुलता है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो सारी चीज़ें सेम होती है। कुछ और चीज़ें यहाँ जैसे ग्राफिक्स वगैरह, अपीयरेंस वगैरह काफ़ी एडवांस कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करें विंडोज़ 11 की, देखिए विंडोज़ 11 जो है यहाँ सब नॉर्मली कब लॉन्च हुआ? 5 अक्टूबर यानी कि 5 अक्टूबर 2021 को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखे थे कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है। कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले अगर बात करें देखिए आपका मेन स्विच होता है। यहाँ पे मैं कंप्यूटर स्टार्ट करना आपको मतलब अगर मोबाइल से या कैमरे से अलग से रिकॉर्डिंग करता हूँ तो वैसे बताऊँगा, परंतु आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपने प्लग लगाए किसका? यूपीएस का। यूपीएस नहीं है तो डायरेक्ट आप सीपीयू का प्लग आप इसमें लगाइए और यहाँ बटन स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने के बाद आपके सीपीयू में देखिए यहाँ पे 2 बटन दिखती हैं। यहाँ एक बड़ी बटन दिखती है और एक छोटी, ठीक है। छोटी बटन जो होती है वो रीस्टार्ट करने का काम होती है और बड़ी बटन जो होती है स्टार्ट करनी है। यानी स्टार्ट करने का मतलब बंद अवस्था से चालू अवस्था में लाने के लिए इस बटन को प्रेस किया जाता है। और यदि कंप्यूटर चालू है और उसको फिर से बंद करके चालू करना है तो इस बटन का प्रयोग किया जाता है। पर कभी कभी आपको एक ही बटन देखने को मिलते हैं। ये होते हैं ब्रांडेड कंप्यूटर, एक बटन वाले, और 2 बटन जिसमें आती है वो असेंबल्ड कंप्यूटर होते हैं। तो अगर एक बटन भी मिल रही है वो ऑन करने का काम, तो इस बटन को आप जैसे प्रेस करोगे तो आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। और ऑन करने के बाद आपके सामने एक विंडो आएगी इस प्रकार की। तो ये विंडोज़ 7 का एनवायरनमेंट है। ये विंडोज़ 11 का भी हो सकता है इस प्रकार का, पर आप देखिए कुछ एडवांस होकर बाकी इसी प्रकार आएगा। तो यहाँ आपको डालना है पासवर्ड। अब पासवर्ड वो होता है जो आपने सेट करे हो। मैं आपको सेट करना बताऊंगा पासवर्ड अभी आगे चल के। यहाँ आप लॉगिन पासवर्ड डालोगे और इस बटन को प्रेस करोगे या फिर कीबोर्ड से एंटर करोगे तो आपका जो विंडोज़ है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद या तो विंडोज़ आपका देखिए यहाँ अपग्रेडेड वर्जन है विंडोज़ 8, तो इस प्रकार का लोगो आएगा और यहाँ पासवर्ड डालना है तो आप इस प्रकार लॉगिन कर सकते हैं। या फिर विंडोज़ 10 की अगर बात करें तो इस प्रकार का लॉगिन आएगा, पासवर्ड डाल के आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप स्टार्ट करते हो तो आपके सामने एक विंडो आती है, ये देखिए डिस्प्ले हो रहा है। इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है डेस्कटॉप। इसको क्या बोलेंगे हम? डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप कुछ चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है। क्या मिलता है? वॉलपेपर। ये देखिए जो स्क्रीन पे आपको वॉलपेपर दिख रहा है वो देखने को मिलता है। ये आप देख रहे हैं ये आइकॉन्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको आइकॉन्स बोलते हैं। अब आइकॉन अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो आइकॉन के प्रकार हम बाद में देखेंगे। जैसे कुछ यूज़र मतलब फाइल के आइकॉन होते हैं, कुछ शॉर्टकट्स आइकॉन होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स के आइकॉन होते हैं, ये सारी चीज़। उसके अलावा नीचे जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं टास्क बार। अब टास्क बार क्या होता है? टास्क बार की अगर बात करें, टास्क बार में आपको और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे आप देखिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन। अब स्टार्ट बटन क्या होती है? स्टार्ट बटन का मतलब होता है
उस पर क्लिक करोगे तो आपको कंप्यूटर का एक प्रकार से द्वार है वो, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो स्टार्ट बटन से हम कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम है उसको हम ढूंढ सकते हैं और उसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे प्रोग्राम एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पे आप प्रोग्राम को पिन भी कर सकते हैं। पिन करने का मतलब होता है यहीं पे लॉक कर देना, ताकि बार बार आप क्लिक करें तो फट से वहीं से खुल जाए। और कुछ चीज़ें ओपन वाली यहीं पे दिखती है, तो ये होता है प्रोग्राम एरिया। ठीक है, प्रोग्राम एरिया इसको बोलते हैं। इसके बाद ये होता है ये वाला, इसको बोला जाता है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई नोटिफिकेशन आती है, जैसे मोबाइल में आती है तो यहीं पे आपको देखेगी। दूसरी चीज़, जो प्रोग्राम रन हो रहा है, जैसे कि डिफेंडर है, ठीक है, बैटरी कितनी चार्ज है, इसके अलावा जो वाईफाई का कवरेज कितना मिल रहा है, साउंड क्या है, उसका डेट एंड टाइम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होती है। तो ये तो बात हुई कंप्लीट रूप से डेस्कटॉप की। ठीक है, तो डेस्कटॉप आप समझ गए डेस्कटॉप क्या होता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले जो विंडो आपको डिस्प्ले होती है उसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम अभी देख लिए, और काम करना भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें और होती है, मैं इसको यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। यहाँ देखिए, जब हम विंडोज़ 7 की अगर बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट बटन में आपको इस प्रकार का बटन देखने को मिलता है, शट डाउन, और इसके साइड में एक एरो देखने को मिलता है। इस एरो पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए इस प्रकार के ऑप्शंस आएंगे, स्विच यूज़र, लॉग ऑफ, लॉक, रिस्टार्ट, स्लीप, हाइबरनेट। तो देखिए स्विच यूज़र का मतलब होता है जैसे मल्टीपल यूज़र काम कर रहा है, तो एक यूज़र से दूसरे यूज़र में यहाँ पर स्विच करने के लिए स्विच यूज़र ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। सामने आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, जिस पे आप लाना चाहते हो उसको क्लिक करेंगे और पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे। लॉग ऑफ का मतलब होता है जो वर्तमान यूज़र काम कर रहा है उससे बाहर हटना। ठीक है, लॉक का मतलब भी इसी प्रकार से काम करता है। रीस्टार्ट का मतलब होता है चालू अवस्था से फिर से, यानी कि चालू है कंप्यूटर और कुछ स्लो चल रहा है तो हम रीस्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि बंद करके चालू करना चाहते हैं तो रीस्टार्ट बटन का उपयोग करेंगे। स्लीप का मतलब होता है कुछ देर के लिए हम काम करना छोड़ रहे हैं, यानी कि हम थोड़ी देर काम नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, वो डिस्प्ले ऑफ हो जाए और प्रोसेसर काम करना बंद कर दे, यानी कि स्लीप मोड में हो जाए, बंद नहीं होना है। ठीक है, इसके अलावा हाइबरनेट का मतलब होता है जब बैटरी कम होती है तो इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, यानी कि चालू अवस्था में नहीं रहता, ना तो बंद अवस्था में रहता है, बंद ही टाइप रहता है परंतु बंद नहीं रहता। बंद करने का मतलब क्या होता है, बंद करने का मतलब होता है जो भी प्रोग्राम आपके चल रहे हैं वो सब बंद हो जाते हैं। ठीक है, चाहे वो सेव करे हो ना करे हो। परंतु हाइबरनेट का मतलब होता है यदि आपने फाइल सेव नहीं करे हो तो बैटरी कम होने की अवस्था में हाइबरनेट मोड में चला जाएगा, और जब आप चार्जर फंसाओगे तो आपके प्रोग्राम जैसे कि वैसे ही ओपन मिलेंगे जैसे आपने चालू अवस्था में रखे थे, यानी कि आपकी फाइल जो है डिलीट नहीं होती। परंतु शटडाउन में आपकी सारी फाइल्स या रीस्टार्ट में आपकी सारी फाइल्स हट जाती है जो भी आप सेव नहीं करे हो। ठीक है, तो आप समझ गए अंतर। अब शटडाउन का मतलब तो बंद होता है, ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, बार बार शटडाउन भी करते होंगे। इसके अलावा विंडोज़ 8 की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको आता है इस लॉगिन, मतलब जो लॉगिन वाला जो बटन है उसमें देखिए एक यूज़र की पिक्चर है उसको चेंज कर सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं, इस यूज़र से बाहर हट सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे आपको एक कुछ ऑप्शन दिखते हैं विंडोज़ उसमें 8 में 8.1 में आप देखिए यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं विंडोज़ 10 की, तो यहाँ देखिए विंडोज़ 10 में आपको कुछ इस प्रकार एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। आइकॉन तो आपको वैसे मिलेंगे, डेस्कटॉप का वॉलपेपर भी वैसे मिलेगा, नोटिफिकेशन एरिया भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्टार्ट बटन आपको बदलती हुई नजर आई। सर्च बार में देखिए कॉटोना आ गया यहाँ पे, मतलब जो प्रोग्राम एरिया जहाँ पिन करे हुए ऑप्शंस होते हैं और ओपन किए हुए ऑप्शन, मतलब जो प्रोग्राम है वो भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसको तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ चेंज अकाउंट सेटिंग, यहाँ आप देख सकते हैं, मतलब यूज़र की अगर बात करें यहाँ यूज़र से तो लॉक कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इस पर हम क्लिक करेंगे पावर वाले में, तो स्लीप है, शटडाउन है, रीस्टार्ट, तो यहाँ तीन ही ऑप्शन आ रहा है। स्लीप मतलब थोड़ी देर के लिए, मतलब अगर काम नहीं कर रहा है तो वो स्लीप हो जाएगा, यानी कि बैटरी सेविंग या करंट जो पावर सेविंग होती है। रीस्टार्ट करने का मतलब फिर से चालू करना, और शटडाउन मतलब बंद करना। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं हम, देखिए डेस्कटॉप को पर्सनलाइज, जो डेस्कटॉप है उसमें चेंजेस कैसे करते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं अपन। बैकग्राउंड को चेंज करना, स्क्रीन सेवर, इसके अलावा थीम्स, ये सारी चीज़ हम देखेंगे अब नेक्स्ट में। ठीक है, तो चलिए इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और कहाँ चलते हैं हम, यहाँ पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और चलिए मैं पहले इसको जो पीपीटी को ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। और देखिए ये जो है डेस्कटॉप है। अब विंडोज़ 11 का डेस्कटॉप मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। विंडोज़ 11 का डेस्कटॉप कैसा है आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे डेस्कटॉप आपको देखने को मिल रहा है। तो डेस्कटॉप में ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आएगा आपको, जो डेस्कटॉप विंडोज़ 7 का था, विंडोज़ 8 का था। ठीक है, विंडोज़ 8 में भी डेस्कटॉप था परंतु वहाँ
सब नहीं एंड्रॉयड बेस्ड था, वो सक्सेस नहीं हुआ तो विंडोज़ 10 आ गया। विंडोज़ 10 का जो डेस्कटॉप था वैसे 11 का है। तो आइकॉन तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, फिर आपको स्टार्ट बटन भी दिख रहा है। स्टार्ट बटन यहाँ पे भी हम कर सकते हैं और यहाँ पे भी, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आती है। ये प्रोग्राम एरिया दिख रहा है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, कॉर्टोना मैंने हटा चुका हूँ यहाँ से, तो ये प्रोग्राम एरिया जहाँ मैंने प्रोग्राम को पिन किया हूँ या कुछ प्रोग्राम जो ओपन किए हैं वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप राइट क्लिक करके उनको क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, जितने प्रोग्राम खुले हैं उनको राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ। तो इस प्रकार देखिए मैं ऐसे क्लोज कर सकता हूँ। इसके अलावा आप देखिए नोटिफिकेशन एरिया दिख रहा है। नोटिफिकेशन एरिया में आपको देखिए माइक है, साउंड वगैरह सारी चीज़ की सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मोबाइल में जैसे ऑप्शन आते हैं, इनको आप बंद करोगे, क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा। जैसे आप इसको यहाँ पे जो है इस प्रकार बंद करोगे तो यहाँ पे आप जो है इसको ऐसे बंद करोगे तो ये ऑप्शन बंद भी हो जाएगा और चालू करोगे। फ्लाइट मोड भी यहाँ देखने को मिलता है और बहुत सारी बैटरी से रिलेटेड चीज़ें। उसके अलावा ब्राइटनेस बढ़ाना कम करना, ये देखिए ब्राइटनेस बढ़ाना कम करना यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। साउंड बढ़ाना घटाना यहाँ देखने को मिलता है। आप इनमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं या बैटरी में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो बैटरी यहाँ क्लिक करेंगे, बैटरी के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए बैटरी से रिलेटेड सेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे बैटरी पावर, बैटरी सेवर का ऑप्शन है, सारी चीज़ें कब ऑन होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए सारी चीज़ दिख रही है। इसके अलावा देखिए आप इस बटन का प्रयोग करोगे तो जो आइकॉन दिए हैं आपके उनको आप मैनेज कर सकते हैं। कुछ आइकॉन ऐड भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप ज़रूरत पड़े जैसे ऐड कर सकते हैं। आप कुछ ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, नाइट लाइट ऑन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन। इनमें से जो ऑप्शन ऑन है जैसे यहाँ से ऑन है इनको हटा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। सेटिंग में आप जाओगे तो सेटिंग में आपको जो डेस्कटॉप है उसकी सेटिंग देखने को मिलती है। जैसे डिस्प्ले कैसे रखना है, ठीक है, जैसे डिस्प्ले में आप क्लिक करोगे तो डिस्प्ले से संबंधित जैसे ब्राइटनेस क्या रखना है, नाइट लाइट ऑन रखना है नहीं रखना है, HDR मोड, स्केलिंग यानी कि उसकी परसेंटेज क्या रहेगी। जैसे इस पर क्लिक करें हम, चलिए वापस चलते हैं, मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे ये है तो देखिए 100% मोड में रखना है कोई डिस्प्ले को या फिर 125 में या 150 में। पर मेरा सजेशन ये है कि आप जो आपका कंप्यूटर रिकमेंड करता है उसी को आप रखेंगे, नहीं तो थोड़ा सी दिक्कत होने वाली। तो इसलिए मैं रिकमेंड यहाँ पे देख रहा हूँ 150 में, तो 150 मैंने रख लिया। डिस्प्ले रेजोल्यूशन क्या रखना है, तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन में भी रिकमेंडेड आता है। तो जो रिकमेंड आ रहा है, अब ये डिस्प्ले रेजोल्यूशन कम कब होगा, जब आपके लैपटॉप में या ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, ड्राइवर नहीं होगा डिस्प्ले का, तो ये कम हो सकता है, परंतु ड्राइवर होगा तो ये हाई होगा सबसे। तो यहाँ देखिए 1920 इंटू 1080 यहाँ देखने को मिलता है हाईएस्ट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब होता है पिक्चर की क्वालिटी कैसी रहेगी। डिस्प्ले का ओरिएंटेशन हमेशा लैंडस्केप रहता है, क्यों, क्योंकि हमारा जो मॉनिटर होता है या जो भी लैपटॉप होता है उसकी विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है, यहाँ देखने को मिलता है। मल्टी डिस्प्ले आपको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मल्टी डिस्प्ले मतलब अगर आप कोई पिन अटैच करते हैं दूसरे में भी डिस्प्ले यहाँ पे देखा जा सकता है। कुछ इसके अलावा जो है एडवांस डिस्प्ले ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले संबंधी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ दिख रही है, किस प्रकार दिखा रहा है डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें। अब वापस चल लेते हैं हम फिर से डिस्प्ले में। डिस्प्ले हमारा हो गया, उसके बाद हम सिस्टम में वापस चलते हैं। डिस्प्ले तो हम समझ गए। साउंड की सेटिंग हम कर सकते हैं। साउंड की सेटिंग कैसे कर सकते हैं कि किस में आपका जो है आउटपुट आना चाहिए, उसके अलावा मोनो आना चाहिए, मोनो मतलब सिंगल स्पीकर में आना चाहिए, डुअल स्पीकर में। उसके अलावा माइक की सेटिंग आप कर सकते हैं यहाँ से। कुछ एडवांस सेटिंग जैसे ऑल साउंड की डिवाइस, वॉल्यूम मिक्सर, ये सारी चीज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नोटिफिकेशन को भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ नोटिफिकेशन आती है, देखिए डेट एंड टाइम दिख रहा है आपको। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आती है मोबाइल में आती है जैसे, वो यहाँ पे आपको दिखती है। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन को ऐसे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन को भी मैनेज कर सकते हैं। ऑन है नोटिफिकेशन यानी कि सभी चीज़ की नोटिफिकेशन आनी चाहिए, जैसे कि प्राइवेसी की नोटिफिकेशन, व्हाट्सअप की नोटिफिकेशन, ऑटो प्ले या बैटरी सेवर, सारी चीज़ की नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑन है। जिस भी चीज़ की आप नहीं लाना चाहते उसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ऑफ कर दिया तो देखिए यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं सारी चीज़ें और ऑन कर सकते हैं। वापस चलें, ठीक है। उसके बाद हम वापस चलते हैं नोटिफिकेशन के अलावा। नेक्स्ट जो दिया है फोकस असिस्ट हमारे का पावर एंड बैटरी। पावर एंड बैटरी बहुत काम का है। जैसे देखिए लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पावर, जब मैंने अभी पावर का बताया था तो देखिए जब आपका बैटरी 30% तक पहुँच जाएगा तो पावर सेवर ऑन हो जाएगा, जैसे मोबाइल में होता है, ठीक है। बैटरी का यूजेस कहाँ कहाँ हो रहा है, कितना कितना परसेंट हो रहा है, वो सारी चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। कब स्लीप करना आपके कंप्यूटर को, जैसे कि बैटरी में लगा है तो 4 मिनट में स्लीप हो जाए। अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप आपका पावर में लगा है तो 10 मिनट में स्लीप हो जाए। कब स्लीप होगा, जब आप काम नहीं करेंगे 10 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद ऑन बैटरी, पुट माय डिवाइस टू स्लीप आफ्टर,
तो देखिए ये जो है देखिए स्क्रीन सेवर का दिखा है यहाँ पे, ऊपर वाले में स्क्रीन सेवर का, नीचे वाले में स्लिप का। तो स्क्रीन सेवर अभी मैं बताऊंगा स्क्रीन सेवर कैसे सेट करते हैं। तो 4 मिनट में स्क्रीन सेवर आ जाएगा। उसके बाद जब बैटरी में लगा 4 मिनट में सेव भी हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्रीन सेवर कब आएगा 10 मिनट में, 10 मिनट हम इनको टाइम को जो है मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैटरी की बात करें, स्टोरेज की बात कर सकते हैं। देखिए स्टोरेज मैनेज कर सकते हैं, जैसे सी ड्राइव में देखिए कितना स्टोरेज फुल हुआ है, कितना है, सारी चीज़ें यहाँ देखिए कितना एप्लीकेशन ने लिया है, कितना डॉक्यूमेंट ने लिया है, कितना टेम्परेरी फाइल ने लिया है। चाहे तो टेम्परेरी फाइल को आप हटा भी सकते हैं, तो वो हम हटाना देखेंगे। इसके अलावा देखिए स्टोरेज जो है ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस तो ऑन कर सकते हैं इसको। एडवांस स्टोरेज सेटिंग को देखिए यहाँ से देख सकते हैं, डिस्क वॉल्यूम में सारी चीज़ें, तो इनको हम ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, हम बेसिक काम करना देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हार्डवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, ठीक है, हार्डवेयर इंजीनियर भी बन जाएंगे, परंतु अभी हम कर रहे हैं बेसिक ऑपरेटिंग, ठीक है। इसके अलावा नियर बाय शेयरिंग, जैसे कुछ अदर जो फाइल है कहीं शेयर करना है ब्लूटूथ या अन्य जो है माध्यम से, मल्टी टच यहाँ मल्टीटास्क देख सकते हैं। एक्टिवेशन, विंडोज़ का एक्टिवेशन यहाँ दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए एक्टिव, हमारा विंडोज़ का लाइसेंस है तो यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा ट्रबल शूट कर सकते हैं। ट्रबल शूट मतलब अगर हार्डवेयर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, ट्रबल शूट सारी प्रॉब्लम यहाँ पे देख लेगा और उसको सॉल्व भी कर देगा, और सॉल्व नहीं होगी तो बता देगा। रिकवरी से रिलेटेड सेटिंग, पीसी, रिमोट, डेस्कटॉप, क्लिपबोर्ड, ये सारी चीज़ हम अबाउट देख लेते हैं। अबाउट में हमारे पीसी से संबंधित सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पीसी में देखिए इंटेल कोर i5 आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ 12 GB रैम देख सकते हैं। इसके अलावा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 11 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, कौन सा है, सारी चीज़ यहाँ इन्फॉर्मेशन दिख रही। प्रोडक्ट से संबंधित डिवाइस मैनेजर, जैसे डिवाइस मैनेजर का अगर प्रयोग करते हैं हम, तो डिवाइस मैनेजर में हमारे सारी डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन रहती है और यहीं से आप ड्राइवर को भी देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ डिस्प्ले अडाप्टर देख सकते हैं, एनवीडिया गेट फोर्स यहाँ देखने को मिल रहा है, डिस्प्ले अल्ट्रा UHD देखने को मिल रहा है, तो सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, यहाँ से हम सेटिंग में गए थे, कहाँ से, इसमें हम सेटिंग में गए थे, उसकी बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कुछ चीज़ें और मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे जब डेस्कटॉप पे हम राइट क्लिक करेंगे तो ये तो हो गया टास्क बार, ये पहले हम डेस्कटॉप पे देखेंगे। तो राइट क्लिक जैसे करें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको व्यू दिख रहा है, तो जो आइकॉन दिख रहा है, आइकॉन को हम यहाँ से लार्ज आइकॉन कर सकते हैं, यहाँ से मीडियम आइकॉन कर सकते हैं, यहाँ से हम स्मॉल आइकॉन कर सकते हैं। तो ये सब मैनेज करने, ऑटो अरेंज कर सकते हैं। ऑटो अरेंज का मतलब खुद ब खुद अरेंज हो जाए, ठीक है, जैसे ऑटो अरेंज करें तो खुद ब खुद अरेंज हो गए। इसके बाद जो है हम ऑटो अरेंज को अलाइन टू ग्रिड में अरेंज होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप शो डेस्कटॉप, तो टिक है, डेस्कटॉप में अभी आइकॉन शो हो रहा है तो टिक मार्क रखो, और नहीं करना तो अनटिक कर दो। इसके अलावा अलाइन टू ग्रिड को हटा देते हैं या फिर इसको भी हटा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम बड़े करेंगे मीडियम, तो मीडियम में इस प्रकार देखने को मिलेगा। इसके अलावा सॉर्ट बाय में, सॉर्ट बाय मतलब सॉर्टिंग करना है, असेंडिंग करना, डिसेंडिंग, नेम के अनुसार, साइज़ के अनुसार, आइटम साइज, मॉडिफाइड, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। रिफ्रेश का मतलब होता है बार बार विद्युत आवेशित करना, ठीक है, तो रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इस प्रकार हम रिफ्रेश करते हैं। इसके अलावा डिलीट किया अपन ने कुछ चीज़, जैसे ये डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से कुछ ऑप्शन आ रहा है, और यहीं से देखिए कट है, कट मतलब होता है इसको कट करके मतलब उठाकर कहीं ले जाना, मूव करना। कॉपी मतलब डुप्लीकेट बनाना, यहाँ आप देख सकते हैं रीनेम करना। उसके अलावा आप फाइल को शेयर कर सकते हैं। हम देख रहे हैं डिलीट, तो डिलीट हमने करे हैं तो देखिए यहाँ से फाइल डिलीट हो गई। अब डिलीट होकर कहाँ गई वो अभी हमने देखना। हम डिलीट की हुई चीज़ को वापस लाना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, अंडू डिलीट, तो देखिए वापस आ गया। अंडू का मतलब होता है जो काम किया हुआ है वो वापस आएगा, ठीक है। उसके अलावा अंडू किया हुआ है डिलीट करने के बाद वापस लाने के लिए, तो रीडू करता है अंडू करने के बाद जो आया है उसको फिर से वापस डिलीट करने के लिए। देखिए वापस डिलीट हो गया। तो अंडू और रीडू क्या काम करते हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए आप काम करना बंद कर दिए। अब हम उसको यहाँ से जैसे देखना चाहते हैं कहाँ डिलीट हुआ है, तो देखिए जब भी कंप्यूटर से कोई चीज़ डिलीट होती है तो हम कहाँ देखते हैं उसको, रिसाइकल बिन में। जैसे हमारे घर में डस्टबिन होता है वैसे यहाँ पे रिसाइकल बिन होता है, और रिसाइकल बिन में हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए आपको डेस्कटॉप में रिसाइकल बिन देखने को मिल रहा है, और रिसाइकल बिन में बहुत सारी चीज़ें आपको डिलीट की हुई नज़र आती है। तो यहाँ देखिए इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। देखिए यहाँ से होता मिनिमाइज़ किया हुआ, तो देखिए यहाँ चला गया, फिर यहाँ से वापस आ गया, और मैक्सिमाइज़ मतलब बड़े आकार में दिखना, और जो ये वाला जो ऑप्शन है ये क्लोज का है, यानी कि अब यहाँ देखिए आइटम की डिटेल देखना, तो यहाँ पे आइटम की डिटेल दिख रही है और इस साइड में फाइल, तो इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे देखिए डबल साइडेड एरो आ गया, एक इस साइड का है एक इस साइड का, तो दोनों साइड का एरो आ गया है, तो उसको पकड़ के हम खींचेंगे। देखिए अब फाइल का साइज भी दिख रहा है। तो हम ये जो आइकॉन है इसको क्या दिखाना चाहते हैं, बड़े थंबनेल्स रूप में दिखाना चाहते हैं,
तो देखिए यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा है, जैसे व्यू है, शॉर्ट में तो आप समझ गए होंगे, शॉर्ट में देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग किस प्रकार रखना है वो आप देख सकते हैं, सॉर्टिंग करना एक तरीके से। अब यहाँ देखिए आइकॉन दिख रहा है, जैसे यहाँ देखिए शो में नेविगेशन और डिटेल पेन दिख रहा है, तो ये दिख ली है अपने, प्रीव्यू पेन भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पैक्ट व्यू, कंटेंट, टाइटल, इसके अलावा टाइल्स फॉर्म में, डिटेल फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में, स्मॉल आइकॉन, मीडियम साइज, लार्ज आइकॉन, तो इनमें से आप कोई भी चीज़ का उपयोग करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखिए फिर से अगर देखें तो लिस्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं। हम इस एंड्रॉयड को जो है राइट क्लिक करके क्या करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं। तो देखिए रिसाइकल बिन क्या होता है, जब कंप्यूटर से डिलीट की हुई चीज़ हम जैसे डिलीट करते हैं तो डिलीट की हुई चीज़ जहाँ आती है उसे हम बोलते हैं रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन में कब तक ला सकते हैं, जब तक कि रिसाइकल बिन में रखे हैं। तो यहाँ देखिए हम रिस्टोर करेंगे तो वापस उसी जगह जाएगा जहाँ से डिलीट किया हुआ है, या तो हम कट कर सकते हैं, यानी कि कट करेंगे तो यहाँ से मूव होगा, परंतु कहाँ मूव होगा, जहाँ हम ले जाना चाहते हैं, यानी कि हम अपनी इच्छा अनुसार उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो हम पहले तो रिस्टोर करना देख लेते। तो देखिए यहाँ राइट क्लिक करें तो देखिए रिस्टोर करने के बाद यहाँ पे आ गया है, पर हम फिर से डिलीट करते हैं। ये देखिए राइट क्लिक करें डिलीट, और कहाँ चलते हैं रिसाइकल बिन में। ये देखो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ से देखिए एंड्रॉयड आ गया फिर से। अब एंड्रॉयड को हम डेस्कटॉप पे नहीं ले जाना चाहते, जहाँ से डिलीट की हुई वहाँ ले जाना, कट कर दिए, और कट करने के बाद हम इच्छा अनुसार उसको ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करने के लिए आइकॉन आ रहा है देखिए यहाँ, Ctrl+V या फिर पेस्ट, इस प्रकार आ गया तो ये पेस्ट हो गया। आप समझ गए। तो राइट क्लिक करेंगे तो कट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर डिलीट कर देते हैं तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो डिलीट कर दिए। अब एक आइटम को डिलीट करें तो एक वापस नहीं आएगा, यदि हम सबको डिलीट कर देते हैं तो सबको डिलीट कर देते हैं तो सभी वापस नहीं आएंगे। तो सबको डिलीट कैसे करते हैं, सबको डिलीट करते हैं राइट क्लिक करिए, और यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रहा है एम्प्टी रिसाइकल बिन, या फिर ये ऑप्शन आपको व्यू के जस्ट साइड में देखिए ऊपर एम्प्टी रिसाइकल बिन देखने को मिल रहा है। या फिर आप रिस्टोर ऑल आइटम कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ें डिलीट की हुई है वो सभी अपनी अपनी जगह में रिस्टोर हो जाएगी। तो हम रिस्टोर नहीं करना चाहते ना, तो शॉर्ट हमने कर लिए, व्यू करके देख लिए, इनमें सभी आप क्लिक कर करके देख सकते हैं, यानी कि जो भी आइकॉन है उनको अलग अलग प्रकार के व्यू में दिखा सकते हैं। और एम्प्टी रिसाइकल बिन का मतलब होता है इसको हम ऐसे डिलीट करें तो अब रिसाइकल बिन पूरा खाली हो चुका है, यानी कि जब जो सफाई कर्मचारी आते हैं, जो गाड़ी आती है सफाई कर्मचारी वाली, उसमें हम कचरा ले जाकर डाल देते हैं, तो समझ लीजिए क्या हो गया, हमारे घर का डस्टबिन खाली हो गया। यानी कि अब हम उसमें से वापस नहीं ला सकते। वापस कब तक ला सकते हैं डस्टबिन में से, जब तक कि हमारे घर में रखा है। तो यानी कि रिसाइकल बिन से कोई चीज़ चली गई, यानी कि वो गाड़ी में चली गई, तो समझ लीजिए यहाँ से अब कोई भी चीज़ें वापस नहीं आएगी। तो रिसाइकल बिन आप समझ गए होंगे। राइट क्लिक करें हमने तो देखिए रिफ्रेश करना हमने देख लिए, और जो डिलीट करके मतलब यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं तो अंडू डिलीट आया था ना, अंडू डिलीट मतलब डिलीट की हुई चीज़ को वापस करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है न्यू। अब अंडू डिलीट कब आएगा, जब आप डिलीट करोगे। अब न्यू का मतलब होता है कोई भी चीज़ न्यू बनाना। अब न्यू क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, एक तो न्यू फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर का मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे आप फाइल भी रख सकते हैं और फोल्डर भी रख सकते हैं। और कुछ शॉर्टकट्स होती हैं। शॉर्टकट मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ है, ये देखिए विंडोज़ फोल्डर के अंदर कोई फाइल है। अब इस फाइल को कोई हम अगर कॉपी करके डेस्कटॉप पर रख देते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपी करें, राइट क्लिक करें, देखिए कॉपी का निशान आ रहा है, इसको कॉपी करें और हमने ले जाकर पेस्ट कर दिए। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ हमने पेस्ट करी इससे, तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन आ क्या मतलब जो फाइल है वो कॉपी हो गई। अब हम जब इसमें एडिट करेंगे तो क्या होगा, इसी में एडिट होगा ना कि इसमें एडिट होगा। यदि हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप में कोई चीज़ ऐसी रहे जो कि डिलीट भी हो जाए तो फर्क ना पड़े, तो इसको हम डिलीट करेंगे और इसके बदले में क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम इसके बदले में हम बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ मैं बताता हूँ आपको यहाँ। ठीक है, तो यहाँ गए हम और विंडोज़ में गए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, और डी ड्राइव में, यहाँ पे फोल्डर में, कोई भी फोल्डर में चले जाएँ अपन यहाँ से, और यहाँ से हम इस फाइल को क्या करते हैं, कॉपी करके लाते हैं। ठीक है, तो कॉपी करके हम लाएंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करेंगे तो डुप्लीकेट हो रही, परंतु हम पेस्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे पेस्ट शॉर्टकट। पेस्ट शॉर्टकट करेंगे तो आप देखिए नीचे साइड से एक एरो आ गई है, यानी कि जब अंदर जो फाइल है उसका एक मुख्य रूप से एक इंस्टेंट यानी कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में हमने बनाया है, एक एजेंट के रूप में बनाया है। यदि हम इसमें काम करते तो काम किस में होगा, काम वो अंदर वाली फाइल में होगा, ना कि इसमें। ये तो एक सिर्फ शॉर्टकट है। यदि हम इसको हटा देते हैं तो हटा देते हैं मतलब डिलीट कर देते, राइट क्लिक करें, ये देखिए डिलीट, ये देखिए डिलीट यहाँ से कर सकते हैं, तो डिलीट होकर यहाँ चले गए, तो हमारी अंदर वाली फाइल तो डिलीट नहीं हुई ना। देखिए यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने राइट क्लिक करके देखें यहाँ पर, देखें एक तो होता है फोल्डर, फोल्डर हम क्लिक करें तो फोल्डर बन जाता है। हमने देखिए माय फोल्डर यहाँ पे बना लिए,
और माय फोल्डर ऐसे क्लिक करें। अब माय फोल्डर का हमने नाम लिख दिया, हम चाहें तो बाद में नाम चेंज कर सकते हैं, पर नाम चेंज करने से पहले हम इसको डबल क्लिक करेंगे। कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड से आप एंटर कर सकते हो या फिर माउस से डबल क्लिक। माउस से मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब ओपन होगा तो इसके अंदर हम फिर से देखिए वही ऑप्शन आ गए, न्यू करके हम इसके अंदर फिर फाइल बना सकते हैं, कोई फाइल को लाकर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, फाइल पेस्ट हो गई। न्यू फाइल बनाना बताता हूँ, न्यू फाइल बना लेते हैं, जैसे एम एस एक्सेस की फाइल बना सकते हैं, बिटमैप इमेज यानी पेंट ब्रश की फाइल बना सकते हैं, एम एस वर्ड की फाइल बना सकते हैं, पेज मेकर की फाइल। तो जैसे मैं मान लो यहाँ से कोई फाइल बना लेता हूँ एम एस वर्ड की, माई DOC, और डबल एंटर करता हूँ या की माउस से डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से जो है ये फाइल यहाँ पे बन गई है। और जब हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई टेक्स्ट को लिखा हूँ, ये देखिए कोई टेक्स्ट को लिखा हूँ, इसको मैंने बड़ा कर दिया और इसको फाइल मेनू में जाकर सेव कर दी। जब हम सेव करते थे MS वर्ड में तो डायलॉग बॉक्स आता था, पर यहाँ डायलॉग बॉक्स आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि हमारी जो फाइल है पहले ही लोकेशन में सेव हो गई नाम से, सिर्फ हमको काम करना है। तो मतलब राइट क्लिक करने से डायरेक्टली हम फाइल बना सकते हैं कोई भी। ऐसे ही आप पेज मेकर की फाइल बना सकते हैं, ऐसे आप अन्य चीज़ों की फाइल बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कैसे बनाएंगे? शॉर्टकट या तो कोई चीज़ को कॉपी करके लाओ और पेस्ट शॉर्टकट कर दो, या तो फिर यहीं से राइट क्लिक करो और हम शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बनाएंगे। यहाँ राइट क्लिक करो, न्यू, और देखिए शॉर्टकट पे जैसे क्लिक करें तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स आया जहाँ पे बोल रहा है टाइप द लोकेशन ऑफ द आइटम। जो आइटम की आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं उसकी लोकेशन टाइप करो। तो मैं ब्राउज कर लेता हूँ। ब्राउज करने के बाद मैं चले जाता हूँ कहाँ पे? लाइब्रेरी के अंतर्गत, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत, और डॉक्यूमेंट में जाकर यहाँ कुछ चीज़ों की फाइल बनी होगी, जैसे प्रैक्टिस की फाइल बनी। ये प्रैक्टिस की फाइल को मैं ऐसे ओके कर लेता हूँ। लोकेशन आ गई पूरी। नेक्स्ट करते हैं, इसका नाम आप क्या देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं यहाँ पे, और फिनिश कर दें। तो देखिए ये जो फाइल है इसकी ओरिजिनल फाइल अंदर रखी है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब वो शॉर्टकट बनाना, तो डबल क्लिक करेंगे तो फाइल वही ओपन होगी जो हमारी अंदर रखी हुई है। और इस फाइल को हम चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंदर वाली फाइल में हम जल्दी जल्दी काम करने के लिए हम ऐसे शॉर्टकट बना लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे शॉर्टकट क्या है। तो राइट क्लिक न्यू भी कर, कहीं भी करो आप राइट क्लिक, न्यू वाले जो ऑप्शन है, न्यू वाले ऑप्शन में सेम टू सेम आप न्यू फोल्डर, आप समझ गए। राइट क्लिक करेंगे इस पे फोल्डर के ऊपर तो देखिए इसको भी आप क्या कर सकते हो, कट, यानी कि कट करके आप कहीं ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फोल्डर और बना लेता हूँ, माय फोल्डर 1, ये हमने नाम दिए और एंटर कर दिए। अब इस फोल्डर को हम कट किए हैं तो इसके अंदर ले जाकर क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो फोल्डर बाहर रखा था माय फोल्डर, वो माय फोल्डर बन के अंदर चला गया। यानी कि फोल्डर को कट करना हमने देख ली। यदि हम कॉपी करना चाहें तो माय फोल्डर को हम ऐसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं बाहर, यानी कि एक फोल्डर अंदर भी और एक फोल्डर बाहर भी। चाहे तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम फाइल को, तो हम फाइल को भी, जैसे इसके अंदर फाइल है ना, इसके अंदर फाइल को हम कट कर सकते हैं। कट मतलब उठाकर ले जाना, मूव करना। कॉपी मतलब डुप्लीकेट बनाना। यहाँ राइट क्लिक करें तो रीनेम, यानी कि माय डॉक्यूमेंट 1 इस प्रकार रीनेम कर सकते हैं। राइट क्लिक करें तो रीनेम आता है ना, या फिर कीबोर्ड से आप F2 दबाओगे, फंक्शन की F2 दबाओगे, इसको क्लिक करें, F2 दबाए तो रीनेम आ जाता है। रीनेम फोल्डर में भी वैसे ही होता है, देखिए यहाँ से भी रीनेम आ जाता है और यहाँ से भी। तो हमने देखिए यहाँ से कट करना भी देख लिए, कॉपी करना भी देख लिए, पेस्ट करना भी देख लिए, रीनेम करना भी देख लिए, डिलीट करना। तो ये चारों पांचों चीज़ें हमारी होगी फोल्डर और फाइल में। उसके अलावा हमने राइट क्लिक करके क्या देखे हैं, यहाँ देखिए न्यू बनाना हमने देख लिए। इसके अलावा अंडू, रीनेम हो या डिलीट हो, अंडू आ जाता है। इसके अलावा देखिए सारी चीज़ हो गई। अब डिस्प्ले सेटिंग में आप देख सकते हैं, डिस्प्ले सेटिंग में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये वाली चीज़ें डिस्प्ले वाली, इसको मैं बंद कर देता हूँ। फिर राइट क्लिक करें तो यहाँ देखिए पर्सनलाइज का मतलब होता है, इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको जैसे बैकग्राउंड क्या रखना है, तो देखिए बैकग्राउंड क्या रखना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया है। तो देखिए आप डायरेक्टली ऐसे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड आपका चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, इनमें से आप कोई भी, जैसे अब मैं मिनिमाइज़ करता हूँ तो आपका बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, फिर राइट क्लिक करें, सेटिंग में चले जाओ जो राइट क्लिक थी। इसके अलावा इसमें करें तो देखिए ये जो बैकग्राउंड है वो हमारा चेंज हो चुका है। फिर उसके बाद सेटिंग में चले जाइए तो यहाँ से मैं वापस अपनी पोजीशन पे जाता हूँ जहाँ मैं था पहले। ठीक है, ये देखिए तो इसी पोजीशन पे थे, हम इसमें आ गए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में और सेटिंग कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड में और अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, पिक्चर लाकर, ठीक है, ब्राउज कर लीजिए फ़ोटो को, तो इस प्रकार आप ला सकते हैं। ठीक, ये देखिए पिक्चर लगा सकते हैं अपनी खुद की। यहाँ अंदर चले तो देखिए यहाँ आप ब्राउज़ करके अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, और पिक्चर को कैसे सेट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिट है, स्ट्रेच है, इस प्रकार, यानी कि कोई पिक्चर छोटी बड़ी है तो उसको आप इस प्रकार मैनेज कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट थीम आप इस प्रकार मैनेज कर सकते हैं, किस प्रकार आपका जो डिस्प्ले रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थीम देखिए, मैं वापस चलता हूँ
चलिए यहाँ पे हैं, राइट क्लिक करें और फिर से पर्सनलाइज में चलते हैं और यहाँ देखिए कलर कैसे मैनेज करना है। तो देखिए कलर आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो थीम है, थीम मतलब आपके डिस्प्ले की थीम क्या रहेगी। जैसे यहाँ थीम देखिए, ये वाली थीम देखने को मिल रही है, यहाँ नाइट वाली थीम, या अलग अलग प्रकार की थीम देखने को मिल रही है। तो ये थीम को आप सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड फिर से देखो, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए थीम में चले हम फिर से, तो थीम में कलर चेंज कर सकते हैं, साउंड चेंज कर सकते हैं, माउस का कर्सर आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप के आइकॉन को सेट कर सकते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो डेस्कटॉप के आइकॉन में आपको क्या क्या दिखाना वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मतलब किसी को आप टिक करोगे तो आप उस आइकॉन को डेस्कटॉप में देखोगे, और टिक नहीं करोगे यानी कि अनटिक कर दोगे तो उस आइकॉन को आप डेस्कटॉप में नहीं देख पाओगे। तो इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। कहाँ से? डिस्प्ले के अंतर्गत डेस्कटॉप सेटिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिल रही। इसके अलावा डिस्प्ले पर्सनलाइज में ही आप देखें तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है। थीम के बाद लॉक स्क्रीन में आप देखोगे तो लॉक स्क्रीन में आप देखिए नीचे चलेंगे तो आपको टाइम आउट देखने को मिलेगा। कितनी देर में आपका जो डिस्प्ले है उसमें जो है देखिए बैटरी की सेटिंग है, कितनी देर में आपका डिस्प्ले जो है ऑन ऑफ हो जाएगा, ये सारी चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्प्ले में चलोगे तो यहाँ देखिए पर्सनलाइजेशन में ही किसमें जो लॉक स्क्रीन है उसमें चलते हैं। लॉक स्क्रीन में आप देखोगे तो लॉक स्क्रीन स्टेटस नन कर दी हमने। इसके अलावा टाइम आउट हमने देख ली। स्क्रीन सेवर देखते हैं। स्क्रीन सेवर आप देखोगे तो स्क्रीन सेवर में आप देखिए कितनी देर में आपका जो स्क्रीन सेवर वो ऑन हो जाएगा। आप क्या क्या होगा, जैसे 3D टेक्स्ट आप चाहते हो तो देखिए 3D टेक्स्ट इस प्रकार 3D टेक्स्ट आपको दिखेगा। ठीक है, ये प्रीव्यू आप देख सकते हैं। 5 मिनट में 5 मिनट तक अगर कोई काम ना करते हो तो प्रीव्यू मतलब जो स्क्रीन सेवर है वो दिखने लगेगा। पर जब भी आप स्क्रीन सेवर से बाहर आते हो तो आपका पासवर्ड मांगना चाहिए, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। मैं हटा देता हूँ। 5 मिनट की जगह आप कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये सारी चीज़ यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ब्लैंक बबल, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप ला सकते हैं। आप 3D टेक्स्ट को आपको मैनेज करना है तो सेटिंग में जाओगे, विंडोज़ की जगह आप दूसरा नाम लिख सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ SSW। जैसे मैं SSW यहाँ कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। प्रीव्यू देखेंगे, देखिए SSW आ गया। और इसके स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग में जाओगे तो इसके स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए स्पिन है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ आप करके देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। हम कर देते हैं यहाँ पे नन। ठीक है, या फिर हम कर देते हैं 3D टेक्स्ट में ही यहाँ पे 4। ठीक है, 4 मिनट हम कर देते हैं। 4 मिनट हम काम ना करें तो स्क्रीन सेवर दिखने लगे, और अप्लाई कर देते हैं वो दिखने लगेगा। तो ये तो बात हुई हमारी किस किस की। हमने डेस्कटॉप में पर्सनलाइज के अंतर्गत स्क्रीन सेवर, बैकग्राउंड, ठीक है, ये लॉक स्क्रीन, सारी चीज़ें देख ली हैं। इसके अलावा ओपन टर्मिनल थे, तो इसमें विंडोज़ 11 में नई फैसिलिटी आई है। यहीं से हम डायरेक्टली जो टर्मिनल है मतलब कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन कर सकते हैं और यहीं से कमांड चला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा शो मोर ऑप्शन, तो ये विंडोज़ 10 के जो थे, विंडोज़ 10 के जो ऑप्शन थे वो यहाँ पे देखने लगेंगे आपको। देखिए इस प्रकार से ये दिख रहा है आपको। ये देखिए यहाँ ग्राफिक्स है तो एनवीडिया कंट्रोल न्यू वही ऑप्शन आपको दिख रहा है। डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनलाइज, सारी चीज़ें दिख रही। तो ये तो बात हो गई डिस्प्ले की। अब बात करते हैं हम किसकी, यहाँ पे जो है टास्क बार की हम सेटिंग की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बाकी की चीज़ें देखने वाले हैं। तो देखिए टास्क बार में सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिल रही है स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन क्या होती है? स्टार्ट बटन में आप देखिए यहाँ से यूज़र का अकाउंट दिख रहा है और यहाँ से बटन दिख रही। कुछ स्लिप में मतलब कंप्यूटर स्लिप मोड में चला जाएगा, शट डाउन बंद हो जाएगा, रिस्टार्ट मतलब बंद होकर चालू हो जाएगा। यहाँ से कुछ जो प्रोग्राम है वो दिख रहे हैं। मोर प्रोग्राम देखना है तो यहाँ देखिए कुछ और ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ मोर ऐप्स देखना है तो देखिए आपके सारे ऐप्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। या तो आपको पता है तो आप सीधे जो सर्च बार है वहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं वर्ड यहाँ ओपन करना चाहता हूँ तो वर्ड मैंने टाइप करा और एंटर मतलब यहाँ पे क्लिक करा तो वर्ड आपका ओपन हो गया। तो इस प्रकार आप जो है स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं। स्टार्ट बटन कंप्यूटर का द्वार होती है, जहाँ भी आपके प्रोग्राम सारे इंस्टॉल होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम एरिया होते हैं। यहाँ पर कुछ भी प्रोग्राम को हम ओपन कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टली हम ओपन करें तो ये पिन था इसलिए ओपन हो गया। इस पिन वाले चीज़ को हम यहाँ से अनपिन भी कर सकते हैं, और ये या फिर इस माय कंप्यूटर को भी हम यहाँ पे पिन कर सकते हैं। देखिए पिन टू स्टार्ट कर सकते हैं, पिन टू क्विक एक्सेस टूल बार कर सकते हैं, और यहीं से राइट क्लिक करें, यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ शो मोर ऑप्शन में पिन टू, देखिए शो मोर ऑप्शन में पिन टू टास्क बार भी इसको कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम को हम इस प्रकार यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो टास्क बार में पिन हो गया यानी कि यहाँ देखेंगे, और अगर अनपिन कर दी तो यहाँ से हट जाएंगे, पर ऑन होने के बाद आपको जरूर यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपको देखिए कुछ ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि विंडोज़ डिफेंडर से संबंधित, ग्राफिक्स से संबंधित कुछ जो बेसिक जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक ऑन होते हैं। माइक की सेटिंग दिख रही है, ठीक है। उसके अलावा पेन की सेटिंग दिख रही है, पेन की सेटिंग आप सेट कर सकते हैं, वाइट बोर्ड वगैरह। वाईफाई की सेटिंग देखिए यहाँ से मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया था। बैटरी की सेटिंग,
टाइम, डेट एंड टाइम हम सेट करना देखेंगे। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट रूप से हमारा टास्क बार। आप टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, टास्क बार की सेटिंग आती है। टास्क बार की सेटिंग आ रही है तो टास्क बार में क्या क्या चीज़ें आपको रखना है वो आप यहाँ से देखिए, ये देखिए क्या क्या रखना है उसको ऑन कर सकते हैं, क्या नहीं रखना है वो आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टास्क बार का बिहेवियर कैसा रहेगा, तो टास्क बार का बिहेवियर ऑटोमेटिक हाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिक हाइड करना तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। शो बेजेस, इसको हम शो कराना चाहते हैं तो हमने टिक कर दिए। सारी चीज़ हमारी टास्क बार में देखने को मिलती है। सर्च हम ऑन करना चाहते हैं, टास्क व्यू, बेजेट, चैट, ये सबको ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टास्क बार की सेटिंग भी हमारी हो गई, ठीक है। इसके अलावा हम अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, जैसे हमने अभी बात कर लेते थे पर्सनलाइजिंग डेस्कटॉप की, तो बैकग्राउंड भी हमने देख ली, स्क्रीन सेवर भी, थीम भी। इसके अलावा हमने डेट एंड टाइम अभी देख लेते, टास्क बार हमने देख लिए, फाइल फोल्डर में काम करना देख लिए, शॉर्टकट में काम करना देख लिए, रिसाइकल बिन में। डेट एंड टाइम देख लेते, डेट एंड टाइम आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, परंतु आप चाहे तो यहाँ आप स्टार्ट बटन में जाए और डेट एंड टाइम इस प्रकार आप क्लिक करें, देखिए डेट एंड टाइम आ गया। इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ से ऑटोमेटिकली आप चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली टाइम जोन के अनुसार चला जाए। देखिए यहाँ से अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं सेट मैनुअली तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर लीजिए यहाँ से। इसके अलावा आप ऑन कर देंगे इसको तो यहाँ चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। टाइम जोन आप सेट कर सकते हैं, जहाँ अपना टाइम जोन है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, यानी 4 महानगर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यदि आप ऑफ कर देते तो अपने अनुसार आप मैनेज कर सकते हैं, सिंक भी कर सकते हैं, लैंग्वेज एंड रीजन सारी चीज़ आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ऑन है, हम अगर चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए सेट करने का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ये देखिए ये चेंज कर सकते हैं, पर हम चेंज नहीं करना चाहते तो ऑटोमेटिक ऑन कर दीजिए। ये हो गई डेट एंड टाइम की सेटिंग। तो यहाँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम जो है विंडोज़ एसेसरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे हम पेंटब्रश की, मतलब विंडोज़ एसेसरीज़ के अंतर्गत हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंटब्रश की। तो पेंटब्रश होता क्या है, विंडोज़ के अंतर्गत जब हमको नॉर्मल कोई पिक्चर बनाना हो या उसमें कोई एडिटिंग करना हो तो इन सारी बेसिक चीज़ों के लिए, ग्राफिक्स से संबंधित काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पेंटब्रश की। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं, यहाँ से जाएंगे स्टार्ट बटन में और यहाँ हम टाइप करेंगे। टाइप नहीं कर सकते आप तो देखिए यहाँ ऑल ऐप्स मैंने बताया था, यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। देखिए यहाँ पेंट दिया भी हुआ है तो इससे आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, या फिर नहीं दिख रहा तो आप लिखोगे, यहाँ नॉर्मली आपको लिखना है PAINT, इस प्रकार लिखोगे और इस पेंट को आप क्लिक करोगे। पेंट को आप जैसे क्लिक करोगे तो इसकी विंडो डिस्प्ले होती है, इसको आप मैक्सिमाइज कर दीजिए यहाँ पे। और जो देखिए यहाँ से डिज़ाइन का जो वाइट एरिया दिख रहा है और देखिए बिना डिज़ाइन वाला कुछ एरिया दिख रहा है, तो यहाँ नीचे कॉर्नर पे आप देखिए एक छोटा सा डॉट दिख रहा है। डॉट को आप पकड़कर ऐसे खींचेंगे इस साइड में तो आप देखिए इस विंडो को बड़ा पाओगे, ठीक है, बड़ा हो जाएगी ये। तो यहाँ से देखिए कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ देखिए सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार आपको दिख रहा है, पेंट का लोगो दिख रहा है, कंट्रोल बटन्स दिख रहे हैं, उसके बाद टैब दिख रही है, उसके बाद जो ऑप्शंस है यानी कि ग्रुप के फॉर्म में दिख रहा है, जो डिज़ाइन के कुछ टूल्स हैं उनको आप देख सकते हो। और यहाँ डिज़ाइन विंडो, नीचे स्टेटस बार आप देख सकते हैं। ये देखिए जूम इन और जूम आउट बटन यहाँ दिख रही है, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे जूम करोगे तो जूम हो जाएगी, जूम आउट करोगे तो जूम आउट हो जाएगी। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ कुछ डिज़ाइंस की। तो बेसिक डिज़ाइन में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम वर्ड पैड पढ़ेंगे, नोट पैड पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहली जो टूल्स है डिज़ाइन करने के लिए, पेंसिल को आप जैसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप जो है उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से आप उसको माउस की लेफ्ट बटन की सहायता से ड्रॉ कर सकते हो। माउस के लेफ्ट बटन को पकड़ोगे और जब तक आप घसीटोगे माउस को तब तक वो डिज़ाइन बनते जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ से हम आड़ी लाइन खींचना चाहते थे, देखिए कुछ शेप्स दी हैं तो शेप को आप सेलेक्ट करोगे, अब आड़ी लाइन खींच लेते, देखिए आड़ी लाइन खींच गई। अब ये लाइन जो है, लाइन की कुछ साइज़ होती है, देखिए साइज़ आप यहाँ से मोटा और पतला कर सकते हो। कलर भी आप बदल सकते हैं इसका, जैसे मान लीजिए मैं इसका कलर और कुछ कर देता हूँ, देखिए मैं यहाँ से कलर बदल सकता हूँ, पर ये कलर कब तक बदलेगा, जब तक ये सेलेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा मैं फिल करना चाहता हूँ कोई चीज़, तो फिल आप उसी कंडीशन में करोगे जब ये पूरी आकृति सेव हो, मतलब यह देखिए पैक होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने शुरू की है बनाना और यहाँ तक लाख ख़त्म किया, नीचे से भी पैक है, यानी कि पूरा पिक्चर जो है, जो पूरा आर्क है, यानी कि पूरा जो शेप है वो पैक है मतलब फिल हो सकता है। तो जी सेकंड नंबर का जो फिल विथ कलर है इसको आप सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के दौरान उसके बाद जो है आप यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें आप कौन सा कलर भरना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैंने लाइट या फिर कोई भी जो ग्रीन कलर है यहाँ से क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ ये पैक था, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पैक था, तो ये कंप्लीट इसी जगह में हुआ। अब इसमें भी हम इस प्रकार कर सकते हैं, देखिए ये देखिए इस प्रकार। अब मान लीजिए हमको एक सर्कल बनाना है, ठीक है, सर्कल मतलब पूरा राउंड जो है इस प्रकार बनाना है,
अब देखिए ग्रीन कलर में आ रहा है, ग्रीन कलर में आ रहा है, उसके लिए क्या करें हम सबसे पहले ब्लैक में बनाना चाहते हैं, यानी जो भी शेप है वो बनाना चाहते हैं तो उसको आप किस में बनाना चाहते हैं, ब्लैक में। तो देखिए ब्लैक में बन गया। अब इसके अंदर आप क्या करना चाहते हैं, येलो कलर फिल करना चाहते हैं तो फिल विथ कलर फिर से लीजिए और यहाँ से आप येलो, मतलब इससे आप क्या कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें से कोई भी शेप आप ला सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको इस प्रकार ला कर ड्रॉ कर लेता हूँ और इसमें दूसरा कलर ये देखिए ये कर दिए। और फिल करने के लिए आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, कोई नेक्स्ट कलर आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक चीज़ है। अब मान लीजिए हमको कोई चीज़ें लिखना है, जैसे इस टेक्स्ट वाला टूल है और टेक्स्ट वाले टूल से हम यहाँ लिखना चाहते हैं, तो माउस की सहायता से आप ड्रैग करेंगे और इसमें छोटा सा साइज़ आ रहा है तो इसके साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे 24 मैंने कर लिया और यहाँ SSW मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा और फैलाओगे इस प्रकार तो आप यहाँ एजुकेशन भी लिख सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसके कलर को आप ऐसे सेलेक्ट करके बदल भी सकते हैं अभी जब तक उसमें आप काम कर रहे हैं। बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और जैसे आप बाहर क्लिक करो पहले तो आप फॉन्ट के साइज जो प्रकार है वो भी बदल सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए। और यहाँ से मैं नॉर्मली क्या कर लेता हूँ, एक नॉर्मल वाला जो कलर है या फिर जो नॉर्मल वाली स्टाइल वो कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे ये लॉक हो जाएगा। मतलब टेक्स्ट टूल कब तक काम करेगा, जब तक उसमें कर्सर है। इसके बाद इस इरेज़र टूल से हम जो है कुछ चीज़ें इरेज कर सकते हैं, देखिए ये इरेज कर सकते हैं। पर इरेज करने के लिए आप जो है कंट्रोल के साथ अगर प्लस दबाते हो, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाते हो तो यहाँ से ये बड़ी भी होगी। ठीक है, मतलब या तो आप जो है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस दबा दीजिए तो यहाँ से ये जो है बड़ी हो जाएगी एरो जो इरेज़र है, और कंट्रोल के साथ माइनस दबाने से छोटी हो जाएगी। तो इसको आप मैनेज कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी थोड़ा थोड़ा मिटाने की, हम चाहते हैं हमारी इच्छा अनुसार मिटाना। तो देखिए यहाँ से सेलेक्ट टूल दिया है, सेलेक्ट टूल से आप रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया इतना आप सेलेक्ट करें, ये देखिए। और कीबोर्ड से डिलीट की दबा सकते हैं, ये देखिए ये डिलीट हो गया। और अगर आप चाहते हो नेक्स्ट जो फ्री फॉर्म है, फ्री फॉर्म मतलब ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि इतना भाग सेलेक्ट हो और डिलीट हो जाए, तो इसके लिए भी आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल से क्या होगा, पूरा जो पिक्चर है वो पूरी पिक्चर आप सेलेक्ट कर सकते हो और ऐसे डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए डिलीट हो गई है तो उसको वापस लाना चाहते थे, देखिए अंडू मैंने बताया था किए हुए काम को वापस लाने के लिए ला सकते हैं। और रीडू को मतलब फिर से वापस, देखिए अंडू रीडू आप कर सकते हैं। रोटेट आप कर सकते हैं। फिर ये वाला जो है देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ ब्लैक कलर सेलेक्ट है और आप चाहते हो यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट हो या फिर जो यहाँ फिल हुआ वो कलर यहाँ आ जाए, तो देखिए इस कलर पिकर से आप यहाँ से ला सकते हैं। और इससे आप जूम कर सकते हैं, राइट क्लिक करो तो देखिए राइट क्लिक करेंगे जूम इन जूम आउट होगा और लेफ्ट क्लिक करोगे जूम इन होगा। तो इससे भी आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कंप्लीट पेंट ब्रश की। ठीक, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, फाइल मेनू में जाकर सेव कर सकते हैं। सेव का डायलॉग बॉक्स आया और माई पिक के नाम से ऐसे करके हम सेव कर सकते हैं। सेव करने के दौरान आप देखेंगे इसका एक्सटेंशन .png होता है। पहले के जो पेंट ब्रश थे उसका .bmp होता था, तो दोनों आप याद रख लीजिए। तो इसको आप सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव करोगे, लोकेशन सेलेक्ट करने बोल रहा है तो माई डॉक्यूमेंट इस प्रकार सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ माई पिक पेंट ब्रश आ गया। तो ये बेसिक है पेंट ब्रश के बारे में, हम इसको अब बंद कर देते हैं। तो अभी हमने देखे पेंट ब्रश के बारे में, अब बात करेंगे हम नोटपैड के बारे में। तो चलिए नोटपैड कैसे स्टार्ट करते हैं। नोटपैड क्या है, नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर का मतलब देखिए यहाँ तो नोटपैड दिया है तो हम फिर भी यहाँ जाएंगे और ऐसे नोटपैड लिखेंगे, NOTEPAD इस प्रकार लिखे। और यहाँ देखिए ये भी छोटा आ रहा है तो इसको भी हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए कुछ टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। जैसे हमने लिखे यहाँ देखिए SW एजुकेशन लिखे, ठीक है इस प्रकार लिखे। और यहाँ हम लिख देते हैं कंप्यूटर एजुकेशन, ये देखिए इस प्रकार लिखे। अभी बहुत छोटा आ रहा है, इसको बड़ा करना तो कैसे करेंगे, या तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से जाइए फॉर्मेट में और फॉन्ट में जाइए और यहाँ से आप साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। देखिए इसमें भी आपको टाइटल बार दिख रहा है, लोगो दिख रहा है, कंट्रोल बटन दिख रही है। ये मीनू बोलते हैं इनको, जिसमें ऑप्शन सीधे खुलते हैं उनमें उसको मीनू बोलते हैं। मीनू में देखिए फाइल के अंतर्गत न्यू ओपन सेव दिया है। तो सेव में हम क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे और इसको फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे अपन ने देते हैं नोट्स करके दे दिए, नोट्स जैसे करेंगे तो इसके टाइप के रूप में आपको देखने मिलेगा .txt। तो .txt क्या है, इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये आप ऐसे सेव कर सकते हैं। जैसे हम सेव करेंगे तो यहाँ नोट्स आ गया, अनटाइटल्ड आता था अब नोट्स आ गया है। इसके अलावा सेव करना देख लिए, ओपन कर सकते हैं हम कोई बेसिक चीज़, यानी नोटपैड क्या है, बेसिक टेक्स्ट में काम करने का जो है तरीका है। नोटपैड आस्की टेक्स्ट एडिटर इसको बोला जाता है।
और यहाँ पे आप देखोगे, देखिए ओपन तो हम कर सकते हैं, नया वाला मतलब जो पहले से बनी है और नए वाला बनाना तो यहाँ से बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट, जैसे मान लीजिए इनको कट करना है, कॉपी करना है, तो वो तो इसमें भी होता है कट कॉपी पेस्ट, आपको पता होगा। डिलीट करना है, फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मेट में देखिए फ़ॉन्ट में जाएंगे तो फ़ॉन्ट की सेटिंग हम इस प्रकार बदल सकते हैं, देखिए फ़ॉन्ट के प्रकार बदल सकते हैं, ठीक है। इसमें कलर नहीं होता है। अब मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको फ़ॉन्ट को बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ तक 48 कर लिए, तो नीचे वाला ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ सेलेक्ट नहीं भी करते हैं तो ऑटोमेटिक ये बढ़ता है, ठीक है। तो ये तो होगा बेसिक नोटपैड के बारे में, हम इसको बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं वर्डपैड के बारे में। तो वर्डपैड क्या है? नोटपैड से थोड़ा बड़ा, यानी कि डॉक्यूमेंट, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम वर्डपैड का उपयोग करते हैं। वर्डपैड कहाँ से लाते हैं? वर्डपैड हम यहाँ अगर ढूंढना है, देखिए यहाँ पे दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर सर्च बार में जाएंगे और नॉर्मली लिखेंगे वर्डपैड के बारे में। इस प्रकार वर्डपैड आप लिखोगे, देखिए वर्डपैड को भी आप ऐसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसमें भी आपको लोगो दिख रहा है, क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है, टाइटल बार दिख रहा है, कंट्रोल बटन दिख रही, उसका टैब दिख रही है जैसे पेन प्रेस में दिखती थी। हम इसमें भी जो है कुछ टाइप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ टाइप करेंगे हम, ये हमने टाइप करा और यहाँ से हम जो है कीबोर्ड के माध्यम से बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप कीबोर्ड में कैसे बड़ा छोटा करोगे? यहाँ से देखिए आपको कीबोर्ड में CTRL प्लस शिफ्ट प्लस, ये देखिए ये वाली बटन से होगा फ़ॉन्ट बड़े, और अगर हम इसका प्रयोग करते हैं इसके साथ में फ़ॉन्ट छोटे होंगे। तो मैं कीबोर्ड से ही बड़ा छोटा करके बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कर्सर रखे, देखिए ये कर्सर कहलाता है, ब्लिंक हो रहा जो, इसको हमने कर्सर रखे। चाहे तो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं जैसे MS वर्ड में हमने करे थे, और यहाँ से जो है छोटा बड़ा, ठीक है। और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें बेसिक है। MS वर्ड में विस्तार से हम इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ़ॉन्ट के प्रकार, सारी चीज़ें हम बदल सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। देखिए ये सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई, यहाँ कोई पिक्चर लाना पिक्चर ला सकते हैं, पेन ब्रश की ड्राइंग, डेट एंड टाइम, कोई ऑब्जेक्ट लाना, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सारी चीज़ हम इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा इसको भी सेव करना है तो हम इसको फाइल मेनू में जाएंगे, सेव करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आए सेव एज का। अब जैसे हम नाम देंगे डॉक्यूमेंट के रूप में ये सेव होगा, नाम दे सकते हैं। फिर टाइप आप देख सकते हैं .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में ये सेव होता है, तो एक्सटेंशन आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये भी हमारा काम कर लिया हमने वर्डपैड के बारे में, बेसिक चीज़ें, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मीडिया प्लेयर के बारे में। तो मीडिया प्लेयर देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे विंडोज़ मीडिया प्लेयर आपको दिख रहा है, कुछ अलग से भी इंस्टॉल वाले दिख रहे हैं। विंडोज़ मीडिया प्लेयर आप ऐसे क्लिक करोगे, ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर है। तो यहाँ पे आप देखिए कोई आपने मतलब लैपटॉप में, कंप्यूटर में आप गाने प्ले करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ से, जैसे आपके पास में कोई म्यूज़िक है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं, वीडियोस है, पिक्चर्स है, सारी चीज़ें आप जो है मैनेज करने के लिए इस मीडिया प्लेयर का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ जाओगे तो देखिए आपको जो है सफल, यानी कि मतलब कोई भी सॉन्ग बिना क्रम के यहाँ पे प्ले होंगे। रिपीट करना चाहते हैं, बार बार किसी सॉन्ग को प्ले करना चाहते हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट, साउंड बढ़ाना घटाना, या छोटे मोड में आप देखना चाहते हैं प्लेयर को, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया विंडोज़ मीडिया प्लेयर के बारे में। उसके बाद बात करेंगे कैलकुलेटर के बारे में। तो यहाँ स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहीं पे आप देखो कैलकुलेटर दिख रहा है, और नहीं दिखता तो आप यहाँ जाओ और कैलकुलेटर इस प्रकार आप टाइप कर सकते हैं, ये आ गया कैलकुलेटर। और उसके बाद आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेटर, जैसे कि मैं 25, और ये देखिए कुछ बटन दी है प्लस माइनस की, जैसे प्लस करता हूँ 5 और इक्वल करता हूँ 30 आ गया, माइनस करते हैं 5 तो 25 आ गया, इंटू करते हैं 5 तो ये देखिए 25 आ गया, और अगर हम डिवाइड करते हैं 5 तो ये फिर से क्या जाएगा 25। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें और एडवांस है, पर हम कैलकुलेटर का प्रयोग इतना कर सकते हैं। कुछ कैलकुलेटर के कुछ एडवांस जो है हमको यहाँ पे दी है, तो इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेटर है, आप बेसिक रूप से उपयोग करते ही होंगे, जैसे आप मोबाइल में करते हैं वैसे आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं गेम्स की। तो गेम्स तो वैसे यहाँ पे उपयोग नहीं करते हैं हम, ठीक है। तो गेम्स जो रहता है, जैसे हम ऑनलाइन गेम रहते हैं, या फिर आप देखिए गेम मोड की सेटिंग आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड की सेटिंग है, तो देखिए यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट, मैंने गेम्स को अनइंस्टॉल कर दिया है तो इसलिए यहाँ पे आपको गेम्स नहीं दिख रहा है। आपको गेम्स दिखेंगे, हालांकि बेसिक रूप से रहते हैं वो, हमको अलग से खेलना होता तो हम वहाँ से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, डाउनलोड करके। मैथ्स इनपुट पैनल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं, ये इनपुट पैनल जो है यहाँ पे आपको एक प्रकार से विंडोज़ 11 में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? ये आपको 10 में देखने को मिलेगा, विंडोज़ 8 में देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि कोई फार्मूला वगैरह कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप लिख देते उसमें, लिखने के बाद वो खुद ब खुद टाइप हो जाता है। तो ये तो बात होगी विंडोज़ एसेसरीज़ की, ठीक है। तो विंडोज़ एसेसरीज़ में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें और रहती है, जैसे लैंग्वेज की सेटिंग। तो देखिए लैंग्वेज की सेटिंग
मान लीजिए आपको कुछ टाइप करना है हिंदी में, तो आप देखिए यहाँ पे जब आप इंटरनेट ओपन करोगे ऐसे, तो यहाँ से आप देखिए आपको एक हिंदी रेमिंगटन गैल, मतलब मंगल फ़ॉन्ट में अगर टाइप करना तो हिंदी रेमिंगटन गैल इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। और एक वेबसाइट होती है इंडिया टाइपिंग्स, ठीक है। तो ये देखिए इंडिया टाइपिंग्स मंगल रेमिंगटन गैल कीबोर्ड इस प्रकार, और इसको आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको जाना थोड़ा सा, और आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप देख लीजिए विंडोज़ 10 है, 64 बिट, 32 बिट, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी विंडोज़ 10 ही चल रहा है। किसी किसी की विंडोज़ 7 है, तो विंडोज़ 7 भी दो प्रकार का आता है, 64 बिट आता है, एक 32 बिट आता है। तो मैं मेरे अनुसार अगर आप चलो तो यहाँ देखिए आपको विंडोज़ 7 भी आप चला रहा है तो ये वाला इंस्टॉल करिएगा, कौन सा 64 बिट विंडोज़ 8 वाला, तो ये आपके में चल जाएगा। मैं इंस्टॉल कौन सा करूँगा विंडोज़ 11 10 के लिए, ये 64 बिट वाला। अब ये ऐसे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद ये जो है हमारे पास में पहले से रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको चलता हूँ कहाँ पे, जैसे आप मेरे पास सॉफ्टवेयर की लिस्ट है और डाउनलोड फोल्डर में तो आ जाएगा आपका, परंतु यहाँ पे मेरे पास कहाँ पे है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वो मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए हिंदी इनपुट 364 बिट, इसको आप डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिपेयर या मॉडिफाई बोल रहा है, तो ये इंस्टॉल हो गया। और जब इंस्टॉल हो जाता है तो आप क्या करोगे यहाँ से, अच्छा एक चीज़ और करना है आपको, यहाँ पे मंगल फ़ॉन्ट डाउनलोड करना है, तो यहाँ से लिख दोगे मंगल फ़ॉन्ट इस प्रकार, मंगल फ़ॉन्ट इस प्रकार लिखे, और यहाँ देखिए मंगल फ़ॉन्ट लिखे तो ये देखिए मंगल फ़ॉन्ट इंडिया टाइपिंग इस प्रकार लिखना है आपको। और यहाँ देखिए मंगल फ़ॉन्ट, और ये देखिए मंगल फ़ॉन्ट फ्री डाउनलोड लिखा है, तो ये भी डाउनलोड हो गया। और इसके साइड में ही आपको देखिए एक एरो दिख रहा है, अप एरो, इसको क्लिक करेंगे, सो फोल्डर करेंगे, ये देखिए मंगल फ़ॉन्ट आ गया। और इसको राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, देखिए एक्सट्रैक्ट आ रहा है, या फिर इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे देखिए इस प्रकार के, तो आपको क्या करना है एक्सट्रैक्ट टू मंगल इस प्रकार करे तो एक फ़ोल्डर बनकर आ जाएगा मंगल का। मतलब ये वाला जो था कंप्रेस्ड फोल्डर था और ये था हमारा ओपन फोल्डर। इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपका देखिए एक फ़ॉन्ट आ गया है, और फ़ॉन्ट का जो एक्सटेंशन होता है TTF होता है, ट्रू टाइप फ़ॉन्ट। इसको राइट क्लिक करेंगे और शो मोर ऑप्शन, या फिर इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं आपके में, तो देखिए यहाँ लिखा है इंस्टॉल या इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र, इस प्रकार भी आप देखिए मेरे में इंस्टॉल था तो इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने का एक दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसे जाओगे और ऐसे जाकर आप फ़ॉन्ट लिखोगे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट देखिए फ़ॉन्ट वाला एक ऑप्शन आ रहा है, फ़ॉन्ट में जैसे आप क्लिक करोगे देखिए सारे फ़ॉन्ट आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और इस फ़ॉन्ट को आप कॉपी करोगे ऐसे, और इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ ले जाकर राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। और यहीं से किसी फ़ॉन्ट को हटाना तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने की टेक्निक हो गई। अब दूसरी चीज़ मैं लैंग्वेज को सेट करने की बताता हूँ। तो लैंग्वेज आप ऐसे जाओगे और यहाँ से देखिए लैंग्वेज सेटिंग, ये दिख रही। अब लैंग्वेज सेटिंग में देखिए कोई लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं इससे, और जो लैंग्वेज पहले से उसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। यहाँ मेरे पास एक ही है इसलिए यहाँ हटा नहीं सकता मैं, ठीक है। ऐड कर सकते हैं, हालांकि आप ऐड कर सकते हैं जितनी चाहो उतनी, ठीक है। पर आप एक लैंग्वेज में ही काम करो, ज़्यादा अच्छा है। और एक हिंदी रेमिंगटन गैल, तो हिंदी रेमिंगटन गैल कहाँ सेट होगी, लैंग्वेज सेटिंग में जाएंगे और यहाँ देखिए टाइपिंग दिख रहा है। तो टाइपिंग में जैसे आप क्लिक करोगे, तो टाइपिंग में क्लिक करोगे देखिए यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, परंतु आपको जाना कहाँ है, एडवांस कीबोर्ड सेटिंग में, ठीक है। एडवांस कीबोर्ड सेटिंग में जाओगे तो देखिए यहाँ पे आपको जो है क्या दिख रहा है, कुछ ऑप्शन दिख रहा है, जैसे यूज़ द डेस्कटॉप लैंग्वेज बार व्हेन इट्स अवेलेबल। अब यहाँ लैंग्वेज बार ऑप्शन दिख रहा है, लैंग्वेज बार ऑप्शन में देखिए हिडन कर दिया मैंने, मैं कर देता हूँ फ्लोट, ठीक है। और फ्लोट मैंने कर दिया तो देखिए यहाँ पे जो है इसको मैं हिडन से हटा देता हूँ, देखिए इस प्रकार का ऑप्शन आ गया है। और यहाँ देखिए टेक्स्ट लेवल भी मैं कर देता हूँ, देखिए इस प्रकार का ऑप्शन आ गया। और अगर मैं यहाँ से जैसे हिंदी करता हूँ तो देखिए ये आगे हिंदी रेमिंगटन गैल, और यहाँ से मैं हिंदी रेमिंगटन गैल सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो टाइपिंग करेंगे तो वो सही से टाइपिंग होगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ टाइप करके भी दिखाता हूँ आपको, जब मैं हिंदी रेमिंगटन गैल सेलेक्ट कर लेता हूँ इस प्रकार, देखिए ये सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे एजुकेशन, या फिर हम लिख देते हैं जैसे इसको मैं बंद करता हूँ, ये तो अनावश्यक आ जा रहा है, ठीक है। ये देखिए हिंदी में लिख सक रहा हूँ इस प्रकार, ठीक। तो ये भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक। अब मैं इसको, अच्छा इसको वापस इंग्लिश करना तो आप ऐसे इंग्लिश कर सकते हो, या फिर हिंदी करना तो ऐसे हिंदी कर सकते हो माउस की सहायता से। और अगर कीबोर्ड की सहायता से करना चाहते हैं तो कीबोर्ड में विंडो बटन होती है इस प्रकार की, विंडो के साथ स्पेस बटन दबाएंगे, देखिए ये देखिए चेंज हो रहा है। ये देखिए जैसे मैं इसमें चले जाता हूँ MS वर्ड में और ऐसे चेंज करते हैं, देखिए ये हिंदी आ जा रहा है, इंग्लिश आ जा रहा है, हिंदी आ जा रहा है,
इंग्लिश 1000 है। तो इस प्रकार भी आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम फिर से लैंग्वेज बार में देखिए, यहाँ लैंग्वेज बार खुला था, इसको मैं टेक्स्ट के साथ में हटा देता हूँ, छोटा सा दिखाना चाहता हूँ या, और इसके बाद हाइड होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए छोटा सा दिख रहा है, इसको कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गई लैंग्वेज की सेटिंग। अब हम चलते हैं वापस कहाँ पे, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ देखिए कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल होता क्या है, कंट्रोल पैनल जो होता है कंप्यूटर का मेन जो होता है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट होता है। तो कंट्रोल पैनल कहाँ से खोलेंगे, स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहाँ से आप जो है नॉर्मल टाइप करोगे कंट्रोल पैनल, इस प्रकार। अब कंट्रोल पैनल में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं विस्तार से बताऊंगा। जैसे देखिए बहुत सारी सेटिंग होती है जिनको हम करना होता है, जैसे बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज़ 7 के लिए होता था, अभी उपयोग नहीं है। कलर मैनेजमेंट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम की सेटिंग हम करना देख लिए। डिवाइस मैनेजर, इसी से देखिए जो भी डिवाइसेस होती हैं उनके ड्राइवर वगैरह उनको डिसेबल इनेबल करना इससे हो सकता है, ठीक है, साउंड वगैरह। इसके अलावा फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करना इसी से हो जाएगा। डिवाइस एंड प्रिंटर, जो भी हार्डवेयर डिवाइस है उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जैसे ब्लूटूथ वगैरह या फिर कोई अदर डिवाइस ऐड करना हो। हटाना किसी को तो ऐसे राइट क्लिक करके आप इनको हटा भी सकते हो, ठीक है, रिमूव डिवाइस करके। ऐड प्रिंटर ऐड करना था, आप इससे ऐड कर सकते हो। और मेरे पास पहले से प्रिंटर ऐड है, उनको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए रिमूव डिवाइस, तो ये हो गई ऐड और रिमूव। इसके अलावा जो है वापस चले हम, तो यहाँ पे आपको देखिए क्या दिख रहा है, फाइल एक्सप्लोरर के कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। इंटरनेट के कीबोर्ड की सेटिंग है, माउस की सेटिंग कर सकते हैं, नेटवर्क की सेटिंग, पावर ऑप्शन की सेटिंग हमने देख ली। हमारे लिए उपयोगी है प्रोग्राम एंड फीचर्स। इसको क्लिक करेंगे तो जो भी प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखती है। चाहे तो हम इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे अनइंस्टॉल करोगे, नॉर्मली आपको ऐसे क्लिक करना है और आपको अनइंस्टॉल पर क्लिक करना, तो अनइंस्टॉल हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। इसके अलावा इंस्टॉल करना चाहते तो मैंने आपको देखिए यहाँ पे मंगल फॉन्ट के अंतर्गत चलते हैं हम, और या तो फिर सॉफ्टवेयर में चलते हैं। सॉफ्टवेयर कहाँ है मेरे पास में, पीसी के अंतर्गत, डाटा के अंतर्गत ये सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं। इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके सेटअप को ऐसे डबल क्लिक करोगे, यस करोगे तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद देखिए हमारे सामने जो है यहाँ पे इसका कुछ सीरियल नंबर भी रहता है, तो वो आप टाइप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मेरे पास ये सीरियल नंबर है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ से ये देखिए सीरियल नंबर मैंने पेस्ट करा और नेक्स्ट करा, ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया। मतलब सॉफ्टवेयर को आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। ये देखिए काफ़ी फास्टली इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको इसको हटाना है। जैसे ये यूकैम मैंने डाउनलोड किया, यहाँ पे इंस्टॉल किया हूँ, मतलब डाउनलोड तो पहले से रखा था, इंस्टॉल किया हूँ। तो इसको हटाना चाहते तो क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल कहाँ से खोले थे हमने, ये देखिए इसकी कुछ फाइलें खुल रही थी। कंट्रोल पैनल ये खुला हुआ है और यहाँ से हम जो है जैसे यूकैम आया है तो यूकैम को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। रिफ्रेश करते हैं, देखिए यूकैम, देखिए साइबर लिंक यूकैम आ गया। इसको हम हटाना तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रोग्राम को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने की, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना है तो डिस्क क्लीन अप ऑप्शन होता है और डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है। तो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को कैसे इन्हेंस करेंगे, या तो आप यहीं चले जाओ और यहाँ लिखो डिस्क डीफ्रेगमेंट, ठीक है, डीफ्रेगमेंट। ये देखिए ऑप्टिमाइज ड्राइव इस प्रकार आया। अब डीफ्रेगमेंट करना यानी कि ड्राइव में अनावश्यक स्पेस खाली रह जाता है, उसके लिए आप डीफ्रेगमेंट करते हो। एनालाइज करना पड़ता है पहले, यहाँ पे डिस्क में अनावश्यक स्पेस नहीं है तो इसलिए जो है यहाँ पे एनालाइज का ऑप्शन नहीं आ रहा हो, और ऑप्टिमाइज़ करना तो आप इससे कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क क्लीनअप की अगर बात करें तो यहाँ लिख देते हैं हम क्लीनअप। ये देखिए डिस्क क्लीनअप ऑप्शन आ गया। किसको डिस्क क्लीनअप करना है, सी को। जैसे मैं ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ कुछ ऑप्शंस आ गए। इनमें जो टेम्परेरी फाइल है इनको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए, और टेम्परेरी फाइल सहित सारी चीज़ों को ऐसे करके डिलीट कर देंगे। तो हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है काफ़ी इन्हेंस हो जाएगी। तो इस प्रकार हम डिस्क क्लीनअप और डिस्क डीफ्रेगमेंटर का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही ये सारी चीज़ हटा देगा तो वो जो सी ड्राइव की अनावश्यक फाइल है वो डिलीट हो चुकी है, ठीक। इसके अलावा विंडोज़ अपडेट, तो विंडोज़ अपडेट स्टार्ट बटन में जाएंगे और नॉर्मली आपको लिखना है यहाँ पे अपडेट लिखोगे तो देखिए एक तो सेटिंग ऑप्शन आ रहा है और एक चेक फॉर अपडेट। चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करना है और यहाँ देखिए यू आर अप टू डेट। अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। चेक करोगे तो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी। कुछ एडवांस ऑप्शन भी रहते हैं अपडेट करने के लिए। तो देखिए यहाँ से जो ऑप्शनल अपडेट है वो आपको यहाँ पे 5 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 अपडेट दिख रहा है, तो इनको भी आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और नहीं करना है विंडोज़ अपडेट में आप सिर्फ चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक होता है विंडोज़ डिफेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेंडर होता है, ठीक है, विंडोज़ सिक्योरिटी करके होता है। तो देखिए विंडोज़ सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं वायरस प्रोटेक्शन जो थ्रेट है
ये हमेशा ऐसे क्लिक करें, मैंने सेटिंग में गए तो ये हमेशा ऑन रहना चाहिए, रियल टाइम प्रोटेक्शन, ठीक है। और अगर ये ऑन रहता है तो आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप ब्राउज़र का कंट्रोल भी ऑन कर सकते हैं, अकाउंट प्रोटेक्शन, डिवाइस सिक्योरिटी, ये सब ऑन रखेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो अनावश्यक अनऑथराइज चीज़ें हैं या फिर वायरस है उनका खतरा यहाँ पे नहीं रहेगा। उसके अलावा नीचे चलेंगे इसी में तो देखिए किस में, जो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में अपडेट कर सकते हैं इसको, मतलब इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं बार बार। ये मेरा अपडेट हुआ था 17 तारीख को, ठीक है, मतलब आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी ये अपडेट हो चुका है, ठीक। अब इसके बाद में इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए आपको इन्हेंस जो कंप्यूटर परफॉर्मेंस हो गई, कंप्यूटर विंडोज़ अपडेट हो गया, प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर, ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे हो गई। तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़े, देखिए विंडोज़ एसेसरीज़ के बारे में और बेसिक चीज़ें, लैंग्वेज, कंट्रोल पैनल, और इसके बाद हमने जो है क्या पढ़े हैं यहाँ पे, इन्हेंस कंप्यूटर, विंडोज़ अपडेट और प्रोटेक्ट। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं विंडोज़ के अंतर्गत यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट को कैसे यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट है क्या है, इंटरनेट एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे होता है, यानी कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं उसको वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क प्रकार का है, जिसमें ये जो होता है पूरी दुनिया में हम किसी भी व्यक्ति से आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इंटरनेट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क होता है। तो इसके अंतर्गत इंटरनेट कैसे यूज़ करना है, इस चीज़ें हमको देखना है। विंडोज़ के अंतर्गत सबसे पहले इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे रियलमी, मतलब जो मेरा वाईफाई हॉटस्पॉट है वो कनेक्ट है यहाँ पे। यदि आपके पास में जैसे केबल है, केबल से कनेक्ट रहता है, या फिर कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मॉडेम से कनेक्ट रहता है, तो इंटरनेट कनेक्ट है, इंटरनेट कनेक्ट है। उसके बाद आपके पास में सबसे पहले होना चाहिए ब्राउज़र, यानी कि ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हम देखते हैं ब्राउज़र के बारे में। तो देखिए अगर हम ब्राउज़र देखते हैं यहाँ पे, नॉर्मली अगर कंप्यूटर ब्राउज़र करते हैं ना, है ना, यहाँ पे हम कंप्यूटर ब्राउज़र करते हैं, ठीक, यहाँ पे हम कंप्यूटर ऐसे एंटर करते हैं तो हमारे पास में देखिए ब्राउज़र का मतलब होता है, ब्राउज़र का मतलब होता है एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट में सर्फिंग करने का काम करता है। तो जिसके अंतर्गत आप देखिए गूगल क्रोम देख सकते हैं, फायरफॉक्स, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, विवाल्डी, ब्रेव, मैक्सटोन, ये बहुत सारे जो है ब्राउज़र आपको देखने को मिलते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत। तो ब्राउज़र आप बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत जो है कोई भी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सर्च करते हो, तो ब्राउज़र आप समझ गए। इसके अलावा आप जब जैसे ब्राउज़र की बात करें, ब्राउज़र के बाद आप देखें तो ऐसे एंटर करते हो तो देखिए यहाँ पे आप जब लिखते हो तो आपको क्या लिखना होता है, यहाँ आपको देखिए जब आप लिखते हो ये जो यहाँ पे सर्च करने के लिए, तो एक होता है यहाँ पे जो सर्च बार होता है और एक सर्च बार ये होता है। इस सर्च बार को यहाँ पे ऊपर वाले को यूआरएल बोला जाता है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हम जो है कोई भी चीज़ हमको ढूंढना है तो वहाँ पे हमको लिखना होता है। तो सबसे पहले वहाँ क्या दिख रहा है, देखिए लॉक का निशान, यानी कि एसएसएल सर्टिफिकेट यहाँ पे है नहीं, यानी कि सिक्योर साइट है। HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, फिर डबल स्लैश लगा के www लिखा है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो आपको देखने को मिलता है, यानी कि एक प्रकार का बड़ा स्तर का डाटाबेस है जो जिसके अंतर्गत जो है दुनिया की जितनी भी चीज़ें हम सर्च कर रहे हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे रखी हुई, और इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है, टिम बर्नर ली को जाता है। अच्छा, कब बनाया गया था ये आपको बताना है गूगल पर सर्च करके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर ये डोमेन नेम है, ठीक है। डोमेन नेम क्या होता है, इस पर्टिकुलर मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर कंपनी जिसके नाम से उसको सर्च किया जाएगा उसका नाम होता है गूगल, गूगल द्वारा इसको सर्च किया जाएगा तो गूगल, और .com मतलब उसका टाइप होता है, टाइप डोमेन, ठीक है। तो ये कंप्लीट मिलकर क्या बनता है, यूआरएल बनता है। तो यहाँ पे हम देखें तो यूआरएल अगर देखें तो यूआरएल मैं बताता हूँ, और आपको जैसे यूआरएल आपने सर्च किए तो यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसके अंतर्गत जो होता है जैसे आप नॉर्मली देखिए फर्स्ट टाइम पब्लिश 1994 में हुआ था। डोमेन जो है इसके अंतर्गत एक वर्ल्ड वाइड वेब देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्लिक करें तो देखिए विकिपीडिया के अंतर्गत जानकारी खुल रही है, आप इसके बारे में जान भी सकते हैं। यूआरएल देखिए 1994 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन इसका क्या देखने को मिल रहा है, 2021 में देखने को मिल रहा है, ठीक। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ऑथर जो है टिम बर्नर ली देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम www भी देख सकते हैं, जैसे www टाइप करें आपने तो यहाँ पे इसके बारे में भी देख सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद जब हम पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो देखिए यहाँ ब्राउज़र के बारे में भी समझ गए, www क्या होता है वो भी समझ गए, यूआरएल भी क्या होता है वो समझ गए। अब जैसे हम ब्राउज़र तो पढ़ लिए, ब्राउज़र जैसे ओपन करते हैं तो हमको इन्फॉर्मेशन सर्च करना होता है। इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, उस प्लेटफॉर्म को ही हम सर्च इंजन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट जिसका नाम है गूगल। तो गूगल में हम कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ये सर्च बार होता है और ये यूआरएल होता है। तो यूआरएल में सर्च करो या कहीं भी तो आपको सर्च इंजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सर्च इंजन में बताता हूँ आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। देखिए सर्च इंजन्स,
जैसे सर्च इंजन मैंने बताया, तो यहाँ देखिए आपको सर्च इंजन में बहुत सारे सर्च इंजन देखने को मिलेंगे, जैसे याहू है, ठीक है, इंडेक्स है। इसके अलावा विकीपीडिया भी अपने आप में एक सर्च इंजन है। तो विकीपीडिया की अगर बात करें, जैसे देखिए ये विकीपीडिया, तो विकीपीडिया भी क्या है, एक सर्च इंजन है। तो विकीपीडिया में देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं, ये देखिए wikipedia.org आपको क्लिक करना है। तो देखिए सर्च इंजन, इतनी लैंग्वेज में आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ न्यूज़पेपर, ये देखिए न्यूज़पेपर, या जो द हिंदू न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है। इस प्रकार ऐसे हमने एंटर करे तो विकीपीडिया के अंतर्गत जानकारी खुल रही। देखिए द हिंदू इज़ एन इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन डेली न्यूज़पेपर है, ठीक, हिंदू ग्रुप के द्वारा संचालित किया जाता है। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। पहले जो साप्ताहिक हुआ करता था, ये सारी चीज़ हमको जानकारी मिल रही है। देखिए हिंदू पेपर, इसके अलावा कोई और न्यूज़पेपर भी आप सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने देखें सर्च इंजन मतलब जो सर्च इंजन मतलब जिसके द्वारा जानकारी सर्च की जाती है, और यहाँ हम विकीपीडिया का यूज़ करें हैं तो विकीपीडिया से भी हमने सर्च करके देख लिए। उसके बाद न्यूज़पेपर को रीड कैसे करते हैं, ठीक है, तो रीडिंग न्यूज़पेपर, ऐसे हमने यहाँ टाइप करे रीडिंग न्यूज़पेपर। अब रीडिंग न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो विकीपीडिया के अंतर्गत हम सर्च कर रहे हैं। यहाँ देखिए न्यूज़पेपर को रीड कैसे करना है, तो हम गूगल पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे हमने जागरण न्यूज़पेपर करें, ये देखिए जागरण न्यूज़पेपर को रीड करना है, तो देखिए ई पेपर आ रहा है। ई पेपर को हम ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ से, अच्छा, यहाँ पेपर को रीड करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होता है। सब्सक्राइब करना मतलब जैसे आप चाहते हो ना कि डेली आप जो है उसको फ्री में पढ़ पाए, तो ऐसा नहीं होगा, फ्री में नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसके लिए देखिए साइन इन मांग रहा है, यहाँ पे हम साइन इन कर लेते हैं, यहाँ पे लॉगिन विथ गूगल, ठीक है, ये गूगल के थ्रू हम लॉगिन कर लेते हैं। और यहाँ आप देखेंगे इसको हम जो है बेसिक रूप से ट्रायल टाइप जो है इसको रीड कर सकते हैं। और यदि आप डेली पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ आप जो है इसको सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। साइन इन तो हमने कर ली यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं जो द हिंदू है उसकी बात करता हूँ, ठीक है। चलिए द हिंदू हम खोलते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं द हिंदू ई पेपर, या फिर मेरे पास टैब में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेते। लॉगिन करेंगे तो गूगल के थ्रू हम लॉगिन कर लेते हैं। और जब लॉगिन कर लेते हैं तो हमारे सामने देखिए एक पेज खुलेगा जिसमें पेपर को कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अब इसका जो लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ देखिए हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सब्सक्राइब के लिए अलग अलग आप देखिए यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, जैसे 19 मतलब 1999, 1299, 999, 249, इस प्रकार आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको आप सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करने के दौरान देखिए यहाँ पे प्रोमो कोड आएगा। तो प्रोमो कोड जैसे कि हमारे पास में है तो वो अमाउंट और माइनस कर देगा, नहीं है तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से। तो इससे आप जो है जैसे आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने के बाद जो है आपका न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ से हम जो है पढ़ने के बाद यहाँ लॉग आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी रीडिंग न्यूज़पेपर की। गूगल मैप्स की बात करते हैं। तो गूगल मैप जैसे हम देखिए यहाँ पे गूगल मैप आप ऊपर टाइप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप जाएंगे गूगल मैप, यहाँ पे आप गूगल मैप्स टाइप करोगे। गूगल मैप्स टाइप करोगे, देखिए गूगल मैप्स मोबाइल में आप अच्छी तरह उपयोग करते होंगे, तो यहाँ कंप्यूटर में बताता हूँ। तो देखिए सर्च बार है, जैसे मान लीजिए यहाँ हम छिंदवाड़ा टाइप करते हैं, ठीक है, एंटर करें छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा देखिए छिंदवाड़ा सिटी, ये मेन पिक्चर भी दिखा दी है, छिंदवाड़ा दिखा है। अब छिंदवाड़ा से हमको कहीं का रास्ता पता करना है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो देखिए ये नीचे दिया है डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऐसे क्लिक करेंगे और हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे हम छिंदवाड़ा से कहाँ जाना चाहते हैं, भोपाल, तो भोपाल मध्य प्रदेश, इस प्रकार सर्च करें और देखिए ये जो है कंप्लीट रूप से पूरा डायरेक्शन दिखा दिया, ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ देखिए चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं इंदौर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए छिंदवाड़ा ये है और इंदौर ये है। अब यहाँ पे देखिए ड्राइविंग डायरेक्शन ऐसे ऑन कर देते इसको। अच्छा कितने किलोमीटर है, देखिए 411 किलोमीटर है। कितनी देर में पहुँचेंगे, दिख रहा है 9 घंटे 18 मिनट में। इसके बदले में हम चाहें तो यहाँ पे भोपाल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है पूरा रूट। अब यहाँ देखिए आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ देखिए ड्राइविंग, कार से जाना है, ट्रेन से जाना है, पैदल तो आप जा नहीं सकते, साइकिलिंग करते जाना, प्लेन से जाना है। तो सब में यहाँ पे डिसाइड है कि कितने में मतलब कौन से साधन से क्या देर लगेगी। और कोविड-19 का कुछ रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो बात होगी गूगल मैप की। और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे होटल सर्च कर सकते हैं, गैस, रेस्ट शॉप, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप ओके गूगल बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सर्च करते दिख जाती है उसमें मोबाइल में। फिर गूगल ऐप्स की अगर बात करें तो गूगल ऐप्स तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं कहाँ, मोबाइल में। जैसे गूगल ऐप करते हैं, ठीक है, गूगल ऐप्स करते देखिए गूगल प्ले स्टोर खुल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर खुल जाएगा तो आप देखिए यहीं से बहुत सारे ऐप जो है अपनी लॉगिन आईडी, जैसे आपने मोबाइल में लॉगिन करे हो वही यहाँ पे है, तो आप यहीं से इंस्टॉल कर सकते हो, बस नेट कनेक्ट होना चाहिए, तो इसके थ्रू भी आप जो है इंस्टॉल कर सकते थे। तो हो गई गूगल ऐप्स की बात। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग, मतलब जैसे आप रेलवे की टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप देखिए IRCTC जो है टिकट बुकिंग ऐसे लिखोगे और एंटर करोगे। एंटर जैसे करोगे तो आप यहाँ से देखिए IRCTC नेक्स्ट जनरेशन ई टिकट बुकिंग। अब सबसे पहला काम है कि आपको लॉगिन करना है, मतलब आपकी एक आईडी बनी होनी चाहिए IRCTC में और उसको लॉगिन किया होना चाहिए। लॉगिन होने के बाद आप सर्च करोगे, जैसे छिंदवाड़ा से आप चाहते हो भोपाल, और यहाँ क्लास में आप चाहते हो जैसे कि AC कर देते हैं, ठीक है, जनरल वाली, और सर्च करते हो। तो सर्च करने के दौरान जो है यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए कब आप डेट आपने सेलेक्ट नहीं किए, फिर से वापस चलते हैं। डेट देखिए, डेट में कर देता हूँ अगली कोई, जैसे 19 की, और यहाँ सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ हम छिंदवाड़ा जंक्शन और ये कर देते हैं, और ये हमने 19 का करे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे इनमें से कोई स्लीपर लेना है, स्लीपर में कौन सी 20 की लेना है, और बुक कर देते हैं। बुक करेंगे, बुक करने के बाद देखिए ये जो है, ये देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जब लॉगिन हो जाओगे तो पे करने का मेथड आएगा। पे मतलब UPI, नेट बैंकिंग, कुछ से भी आप पे करके यहाँ से टिकट को बुक कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखिए अवेलेबल है नहीं है, यहाँ सारी चीज़ आपको दिख जाती है। जैसे आप दूसरी क्लास बदलना चाहते हैं, देखिए यहीं से क्लास भी बदल सकते हैं। अपने मोबाइल में IRCTC का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे भी आप आसानी से टिकट बुक कर पाएंगे। उसके बाद आप पैन कार्ड की बात करें, पैन कार्ड तो हालांकि जो जिसके पास जैसे कोई पैन कार्ड का काम करता है उसके पास आप बनवाओगे, या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड अप्लाई करके इस प्रकार करोगे, और देखिए ऑनलाइन पैन कार्ड एप्लीकेशन पर उसको पोस्ट करना होता है फॉर्म भरने के बाद। तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम बनवा लें, या फिर नहीं बनवाना है तो अप्लाई करने के बाद रजिस्टर्ड यूज़र यहाँ पर लॉगिन कर ले, और अप्लाई करने के लिए पूरा फॉर्म फिल करना है और सबमिट करना है। उसके बाद इसका प्रिंट निकाल के आपको जमा करना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड आप कैसे करोगे, तो आपको लिखना है ई आधार, ठीक है, ई आधार लिखना है। ऐसे ई आधार कार्ड डाउनलोड इस प्रकार लिखोगे तो देखिए ऐसे गेट आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जैसे आप गेट करोगे तो आप देखिए यहाँ जाओगे और यहाँ से डाउनलोड करके लिख सकते हैं, या फिर यहीं से देखिए गेट आधार में जाओगे तो यहीं से देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड आधार कार्ड। जैसे आप ओके करोगे इसको तो एक नई साइट खुल के आएगी myaadhar.uidai.gov.in। अब इसमें फिंगरप्रिंट लॉगिन आ गया है, पर आप नीचे जाओगे और डाउनलोड आधार कार्ड इस पर क्लिक करोगे। आपको 3 तरीके से डाउनलोड करना होता है। आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए, कैप्चा डाल दीजिए, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर उसमें OTP आएगा, OTP जैसे डालोगे डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपका नाम के शुरू के 4 कैरेक्टर कैपिटल लेटर में डालना है पासवर्ड के रूप में, और आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर डालना है। जैसे किसी का नाम है अनिल, तो ANIL, ये 4 कैरेक्टर आपको डालना है, और 1990 तो 1990 डालना है कैपिटल में, ठीक है। कैपिटल में नंबर तो नॉर्मल डालना है, पर कैपिटल में कैरेक्टर, और ओके करोगे तो आपका खुल जाएगा। यहीं पे आपको एनरोलमेंट नंबर के थ्रू, एनरोलमेंट ID के थ्रू, या फिर वर्चुअल ID के थ्रू इस प्रकार आप जो है डालकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आधार कार्ड की। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कैसे करना है, तो आप मोबाइल से डायरेक्टली कर लेते हैं, परंतु मैं आपको इसमें बताता हूँ। MP करके लिखना है, MPEZ लिखना है, और MPEZ बिलिंग लिखना है। जैसे आप लिखोगे शुरू में आएगा पे योर LTHT बिल। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखिए यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए पे योर LT बिल करना है, तो आपको यहाँ पे व्यू एंड पे LT बिल करना है, ठीक है। और आपको IABRS नंबर डालना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल ID डालना है, आपको गेटवे सेलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका बिजली बिल यहाँ दिख जाएगा। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो बिजली बिल है। ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है, और यहीं से आप पे भी कर सकते हैं एडवांस में। यहाँ ऑलरेडी ये पे है इसलिए एडवांस पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ होती है बिजली बिल पे करने की, इलेक्ट्रिसिटी पे करने की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल।
गैस की बुकिंग कर सकते हो। तो गैस की बुकिंग कैसे करना है, आपको नॉर्मल लिखना अपने जो भी मतलब जिस भी कंपनी का वो उपभोक्ता हो। जैसे आप देखिए HP गैस बुकिंग, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो यहाँ देखिए प्लेस योर ऑर्डर माई HP गैस। ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में और उसको रजिस्टर्ड कर लीजिए। रजिस्टर्ड करने के बाद आप देखिए यहीं से जैसे SMS के थ्रू या फिर जो मोबाइल ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी, ठीक है। या फिर फ़ोनपे, गूगल पे, उसकी सहायता से भी आप जो है इसमें पे कर सकते हो और बुकिंग कर सकते हो, ठीक। इसके बाद कोई ई बुक डाउनलोड करना है कंप्यूटर में तो आप देखिए नॉर्मली ई बुक लिखना है। जैसे देखिए आप चाहते हो किसकी, विंडोज़ की, विंडोज़ PDF, या फिर आप जैसे मान लीजिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर PDF डाउनलोड। इस प्रकार आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं और लिखने के बाद देखिए जैसे PDF आया ऐसे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आप पता होना चाहिए आपको कि जो मतलब डाउनलोड करने का है, जैसे PDF देखिए इस प्रकार आप डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक, ठीक। अच्छा, ई बुक बनाने के लिए जैसे आप मान लीजिए कोई ट्यूटोरियल खोले आपने, चलिए फंडामेंटल का ही ट्यूटोरियल खोल लेता हूँ मैं। फंडामेंटल ट्यूटोरियल कंप्लीट रूप से इस प्रकार खोले हमने और यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं ट्यूटोरियल पॉइंट में। अब जैसे यहाँ हम रैम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, रैम के बारे में पढ़े, ये देखिए अब इसको हमको PDF बनाना है ये रैम वाले को, तो Ctrl+P करें और Ctrl+P करने के बाद देखिए यहाँ से आप जो है इसमें देखिए प्रिंटर से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं या फिर सेव एज PDF कर सकते हैं। सेव एज PDF करोगे तो यहाँ से आपका जो PDF है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप सेव कर सकते हैं, लोकेशन देकर इस प्रकार सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारे पास में जो ऑप्शंस थे इंटरनेट से यूजिंग संबंधित, इसके बाद जो ब्राउज़र के कुछ ऑप्शंस है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ जो होता है ये तो टैब होती है, इनको टैब को हम हटा भी सकते हैं इस प्रकार देखिए, और न्यू टैब यहाँ से ला भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होता है ये बैक बटन होती है, फॉरवर्ड बटन मतलब बैक एक स्टेप पीछे जाने के लिए, एक स्टेप आगे जाने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो होती है रिफ्रेश बटन, होम बटन होती है, ये URL बॉक्स होता है। इस यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बुकमार्क सेट कर सकते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, लॉगिन, और यहाँ से बहुत सारी सेटिंग होती है। जैसे न्यू टैब यहाँ से बना सकते हैं, न्यू विंडो ला सकते हैं न्यू टैब के साथ में, इनकॉग्निटिव यानी सीक्रेट विंडो खोल सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं यहाँ से जितनी भी चीज़ें हमने सर्च किए, डाउनलोड चीज़ें देख सकते हैं, बुकमार्क सेट कर सकते हैं क्योंकि हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं उनको हम सेट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट प्रिंट कर सकते हैं, फाइंड मोर और टूल्स ऑप्शन में देखिए बहुत सारी चीज़ें दी है, एक्सटेंशन वगैरह एडिट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट सेटिंग, ये सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। ये जो बुकमार्क्स इनको हम शो कर लिए यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ देखिए जब गूगल में चलते हैं जीमेल दिख रहा है, इमेज दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए गूगल के कुछ एप्लीकेशन दिख रहा है, जो चीज़ हमने लॉगिन की है जो ID वो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और यहाँ सारी चीज़ें हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे गूगल सर्च है, मैप है, यूट्यूब है, जीमेल है, ड्राइव है, इन सभी चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने विंडोज़ के बारे में, विंडोज़ जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं, और इंटरनेट भी चलाकर देख लिए हैं विंडोज़ के अंतर्गत, एप्लीकेशन जो एसेसरीज़ है उसके अंतर्गत सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब इसमें भी अगर इसमें समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये कंप्लीट हमारा हो गया है विंडोज़ के अंतर्गत बेसिक जो ऑपरेशंस था, ठीक है।